हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। हाउ आर यू ऑल डूइंग पीपल। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग पीपल। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। कैसा चल रहा है सब कुछ, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग एब्सोल्युटली गुड, ऑल फाइन, सब बढ़िया भला चंगा सी। हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, क्या हाल चाल। एम आई क्लियरली ऑडिबल, क्लियरली विजिबल। अरे थैंक यू प्रिया। मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, सब अच्छा नहीं। अरे क्यों, क्या हो गया। आई एम एब्सोल्युटली गुड, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त। एक बार पूछनी थी सर, अगर 6 चैप्टर नहीं पढ़े हुए तो ये चैप्टर नहीं समझ आएगा। नहीं आ जाएगा, ये अलग है, ये चैप्टर अलग है। तो अगर आपने इसके पहले वाला नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कैसा चल रहा है सब कुछ। दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। साफ सफाई, ऑडियो वीडियो क्लियर, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त हूँ। आई होप लास्ट लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा सबको सब कुछ क्लियर था, नोट्स सबने बना लिए हैं, लिख लिया है। लास्ट क्लास काफ़ी लंबी हो गई थी, बट आई होप सबने नोट्स बना लिए हैं, है ना। एंड आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। डिलीटेड चैप्टर्स करवा दीजिएगा सर प्लीज़, कोशिश पूरी रहेगी दोस्त, बट मैं कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा अभी उसके लिए। थैंक यू, थैंक यू। अरे थैंक यू सौरभ मेरे भाई, चरण स्पर्श आपको भी। मुझे पता है, बट दोस्त मैंने आपको बताया ना कि एक्चुअली सिलेबस हमारा इस तरीके से प्लान्ड है जहाँ पर हमारे पास केवल हम लोग ना, मतलब उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो टॉपिक्स व्हाट वी से कि जो सीबीएसई बोर्ड में है। द सिलेबस इज प्लान्ड अकॉर्डिंगली। आप प्लानर भी देखेंगे तो उसमें वही टॉपिक्स हैं। मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ आई विल डेफिनेटली ट्राई अगर मेरे पास टाइम बचा, बिकॉज आई कैन नॉट कमिट, बिकॉज आई हैव मेनी अदर थिंग्स प्लान्ड अप एंड सो मैनी थिंग्स कमिंग अप, एक एक करके। तो आई हैव टू सी दैट थिंग्स ऑल्सो, बट हाँ इन केस मुझे टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा, ठीक है। सर एक्स्ट्रा क्लास कब से होंगी। नेक्स्ट मंथ से होंगी दोस्त, अभी तो एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट मंथ से हम लोग करते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट मंथ से जब लगेगा तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू कर देंगे, निश्चिंत रहो। एक हफ्ते में 3 क्लासेस कर लेंगे हम, ठीक। डन डन डन, बढ़िया 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 बढ़िया। मंडे को भी लेक्चर लीजिए, मैं कोशिश करूंगा बच्चे, अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्या ये वाला चैप्टर इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ, ये वाला इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से बाहर आ रहे हैं, अब वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा यार बच्चे, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर दे दीजिए बच्चे। रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए भी टाइम तो होना चाहिए ना। मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं, आप मानोगे नहीं, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ मैं। एंड सच में व्हेन आई से आई एम ऑक्यूपाइड, आई एम, ट्रस्ट मी। अब जो देखो, आज मेरी 2 क्लासेस थी, 4:30 to 6 और अभी 6:30 to 8, मतलब समझो कि मैं लगातार क्लासेस ले रहा हूँ, आधे घंटे का ब्रेक था। अब 2 क्लासेस हैं तो मुझे खुद को प्रिपेयर भी करना है ना। तो पीपीटी देखना, प्रिपेयर करना, खुद को क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें देखना, टाइम जाता है उसमें, ठीक है सर। उसके अलावा ये तो आपका बैच हो गया, ठीक है। तो अग्रिम और पहल, ये 2 बैच आपके हो गए। पहल 2.0 उसमें मैं क्लासेस ले रहा हूँ। सीडीएस के बैचेस में मैं क्लास ले रहा हूँ। विराट सीएपीएफ रक्षक बैच, सीएपीएफ की क्लासेस चल रही हैं। उड़ान 3.0 की क्लासेस चल रही हैं। आर्ट्स वाला माइंड मैप सीरीज चल रही है, आपको पता ही है, यूट्यूब पे उसके वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने होते हैं, एंड बिकॉज वो पूरा हैंड रिटन है तो मुझे खुद से लिखना पड़ता है, उसमें टाइम जाता है। आप सोचो ना, एक पूरे क्लास की पीपीटी को लिखने के लिए मुझे लगभग 2 से ढाई घंटे चाहिए होते हैं, बहुत टाइम लगता है लिखने में। उसके बाद नीव 9th क्लास का बैच चल रहा है यूट्यूब पर रिकॉर्डेड, उसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो टाइम ही नहीं बच रहा है बच्चे। बट डोंट वरी, मैं जो रिचुअल्स हैं उसमें किंग भी ये एक्सपेक्ट करते थे कि सूफी उनका साइड ले। हाँ हाँ हाँ। बेसिकली किंग, देखो रिचुअल्स में क्या होता था ना कि किंग कई बार जेलस होते थे सूफीज के, क्योंकि जो रिचुअल्स होते थे वो ऐसे होते थे कि भाई सूफी संत के सामने लोग जाके सर झुका रहे हैं, माथा झुका रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो किंग को ये चीज पसंद नहीं आती थी। किंग को लगता था हमारी अथॉरिटी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हमारी अथॉरिटी को कम किया जा रहा है, एंड दे डिड नॉट लाइक इट। जैसे हमने बताया था ना कि निजामुद्दीन औलिया, तो माशेक करके कुछ एक उनको टाइटल दिया गया था ना, मैं टाइटल भूल गया हूं, तो वो टाइटल उनको दिया गया था। मतलब अब देखेंगे कि वो सूफी संतों के सुल्तान। 9th क्लास के किस चैनल पर चल रहा है, मेरे भाई को पढ़ना है। मानवी वो नीव चैनल पर चल रहा है, नीव, NEEV। ये चैप्टर काफी इजी, हाँ हाँ हाँ। तो नंबर ऑफ क्लासेस आप बढ़ा देंगे, आस्था मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट
मैं बता रहा हूँ ना, मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ, बट डोंट वरी, सिलेबस मैं खत्म करा दूंगा, निश्चिंत रहो, भरोसा रखो बस। हाफ सेशन एंड हो गया है। हाँ हाँ मुझे पता है। तो ठीक है ना, 6 चैप्टर हमने कवर कर लिया, आज से 7वां चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। 7वां चैप्टर भी खत्म हो जाएगा 3-4 क्लासेस के अंदर, इतना लोड मत लो भाई, कवर करवा दूंगा मैं, निश्चिंत रहो, चिल करो। दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस हो जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। और जब मैं बोल रहा हूँ जिम्मेदारी है, तो मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा भी, निश्चिंत रहो भाई। सर मैंने 5th चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा, वो बहुत बोरिंग है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, दिसंबर एंड तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, निश्चिंत रहो उस चीज़ को लेकर। नवंबर, मिड नवंबर से हम चार चार हफ्ते में अगर हुआ तो 4 क्लासेस लगा लेंगे, ठीक है। तो 4-4 क्लासेस करके हमारा सिलेबस ओवर हो जाएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलना शुरू होगा, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देना शुरू कर दूंगा, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में भी हम कवर कर लेंगे, तो निश्चिंत रहो। सर 3rd बुक करवा दो बच्चे, हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 होगा, 8 के बाद फिर 9 से हम 3rd बुक शुरू करेंगे, ठीक है। मीनिंग ऑफ जगन्नाथ, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, जगन्नाथ का मतलब होता है। सर हम चाहते हैं कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आस्था देखो, मेरे एंड से तो मैं कंसिस्टेंट ही हूँ। मतलब आपको ये लग रहा होगा कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट आप चाहो, आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही कोशिश करता हूँ कि क्लास कैंसिल ना हो। एंड आप भी जानते हो कि जब जरूरत होती है तो मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी पढ़ाता हूँ, है ना। एक्स्ट्रा क्लासेस जब मेरे को लगता है, जब मेरे को लगता है कि मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी पुश करवा देता हूँ, है ना, ताकि क्लासेस कैंसिल ना हो। अब आपको थोड़ा सा मेरे चैलेंजेस भी समझने पड़ेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड, बट एट दिस पॉइंट आई बिलीव कि थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट आई नीड। रेस्ट, साथ में मिलकर खत्म करेंगे सिलेबस, बिकॉज पॉइंट वही है ना, यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा मुझे कुछ वो नहीं है कि मेरे को खत्म नहीं करने का, बट पॉइंट वो है कि आपको समझना होगा कि इवन आई एम ऑल्सो ऑक्यूपाइड अ लॉट, एंड व्हेन आई एम सेइंग इट आई लिटरली मीन इट। अदरवाइज इससे पहले भी इतनी क्लासेस हुई हैं, हमने करा है, सब कुछ इत्मीनान से चल रहा था। अब अभी ऐसा हो गया ना कि सडनली ऑक्यूपेंसी बढ़ गई बिकॉज एग्जाम टाइम है, एंड आई एम गोइंग अक्रॉस द बैचेस, 9th 10th 11th 12th CDS। अब आप खुद ही समझो ना, 9th के बच्चे को भी पढ़ा रहा हूँ मैं, 10th के बच्चे को भी पढ़ा रहा हूँ मैं, 11th के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ मैं, 12th के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ मैं, CDS के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। अब CDS का जो स्टूडेंट है वो UPSC लेवल का स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट है, आप समझ रहे हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट फाइनल लेवल में, ठीक है। 11th 12th आपके बोर्ड्स हैं, 9th 10th वो छोटे बच्चों के बोर्ड्स हैं, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एज वेल, बट देन ठीक है, स्लोली स्लोली सटली सटली एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। सर ATM हैक कैसे करें, क्यों करना है भाई। हाँ हाँ निश्चिंत रहो, सब हो जाएगा, नोट्स नहीं बनाता हूँ, बुक से पढ़ता हूँ, सही है ना, हाँ हाँ भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बुक में ही शॉर्ट नोट्स बना लो, एटलीस्ट बुक के साइड में ना छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिया करो, उससे फायदा क्या होता है कि कभी रिवीजन करनी हुई ना, तो आपको पता है कि इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, तो वो दिमाग में रहती हैं। सर वोल्स होटल मैनेजमेंट बी द गुड करियर, या डेफिनेटली इट्स अ गुड करियर अंटिल एंड अनलेस यू हैव इंटरेस्ट। बस भरोसा रखो इस चीज को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं क्या कह रहा था कि देखो, करियर इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट। मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अपने इंटरेस्ट से आर्ट्स लिया है, अपने इंटरेस्ट से करियर चॉइस कीजिए, जिसमें इंटरेस्ट हो गो फॉर दैट करियर, बिकॉज पॉइंट इज कि अगर आपको कोई काम पूरी लाइफ करना है तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, विदाउट इंटरेस्ट आई डोंट थिंक कि आप उसको पूरा लाइफ कर पाएंगे, राइट। तो यू शुड हैव समथिंग दैट इज यू नो इन विच यू आर इंटरेस्टेड, राइट। तो उसी करियर चॉइस को चुनिए, उसी करियर ऑप्शन को लीजिए, और अगर होटल मैनेजमेंट अच्छा लगता है वो करो, इंटरेस्ट है तो करो, बस इतनी सी बात है। सर टग ऑफ वॉर में जितवा दिया था आपने, अरे हाँ यार जीत गए थे भाई, मजा आ गया था। चलो आगे बढ़े। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा थीम नंबर 7, दैट इज विजयनगर एम्पायर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ के, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। मतलब अगर आप देखेंगे यूपीएससी एग्जाम में ना, इस चैप्टर में से सवाल हर जगह पूछे जाते हैं। मैंने एनडीए के एग्जाम में देखा है, मैंने सीडीएस के एग्जाम में देखा है, मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में देखा है, इवन मैंने नेट एग्जाम में देखा है, हर जगह पे यहाँ पे इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर जगह पे इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसके बैकग्राउंड पे आते हैं और फिर हम चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। आज ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, तो आई होप सभी लोग अलाइंड हैं। शुरू करें आज की क्लास। करना ही बहुत मुश्किल है, कोई बात नहीं, जब 12th खत्म होगा ना तो करियर के ऊपर भी चर्चा करेंगे अपन लोग बैठ के इत्मीनान से। सर जोगिंदर सर क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं यार, मेरी बात नहीं हो पाई है। क्योंकि पॉइंट ये होता है ना कि यस फॉरगेटेड एम्पायर, यस यस तेनालीरामन यहीं से थे एग्जैक्टली।
राजा भोज और गंगू तेली की जो कहानी है वो यहीं से है, तेनालीरामन विजयनगर एम्पायर से ही आते हैं। भोज परमार वो एक अलग राजा थे, बट इनको आंध्र भोज भी कहा जाता था, या आंध्र पितामह। हम बात करेंगे इसके अंदर कृष्णदेव राया की, राइट, और कृष्णदेव राया के ही कोर्ट में थे वन ऑफ द अष्ट दिग्गज। कृष्णदेव राय के कोर्ट में जैसे नवरत्न होते हैं ना, जैसे हमने नवरत्न देखे थे चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में, उसी प्रकार से हम अकबर के नवरत्नों की बात करते हैं। तो उन नवरत्नों में से ऐसे ही 8 दिग्गज कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे, उनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उन्हीं अष्ट दिग्गज में से एक थे कृष्ण तेनालीरामन। आपने बचपन में काफी सारी स्टोरी सुनी होगी कृष्णदेव राय और तेनालीरामन की। तो वो इसी विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है विजयनगर एम्पायर के सेटअप होने की, और जिस तरीके से इस एम्पायर ने काम किया है, जिस तरीके से ये एम्पायर ग्रो हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते हुए चलना, बातों को समझते हुए चलना। अब देखो मेरी बात समझना। ये देखो, ये दिल्ली सल्तनत का मैप है। ठीक है, हम दिल्ली सल्तनत के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई 1206 में दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ था, है ना। इल्तुतमिश ने उसको सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत स्थापित किया था, राइट सर। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था स्लेव किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत के जो डोमिनियंस थे, जो मोहम्मद गौरी ने जीते थे, उसको किसने आगे कंटिन्यू किया? मोहम्मद गौरी के ही स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसीलिए पहली डायनेस्टी को कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी या इल्बरी डायनेस्टी भी कहा जाता है। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी को हम ममलूक डायनेस्टी या इल्बरी डायनेस्टी भी कहते हैं। इल्बरी ट्राइब का नाम है इनकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट राजाओं की बात करूं तो हमारे पास है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, दीज वर द इंपॉर्टेंट किंग। नेक्स्ट डायनेस्टी आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी ये लोग जो थे ये अफगान्स थे बेसिकली, मेरी बात समझना। स्लेव डायनेस्टी जिनने स्थापित की थी ये तुर्क थे, और खिलजी जो थे ये अफगान्स थे। तो बेसिकली अफगान्स में आप देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये दो इंपॉर्टेंट रूलर थे। उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने एक बार पहले भी बात की, आपको याद होगा 5th चैप्टर के अंदर, जहां पर हमने बात की थी कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के ही कोर्ट में आया था। बिल्कुल सही सर। मोहम्मद बिन तुगलक की जब मैं बात करता हूं, मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये वो टाइम पीरियड था, मोहम्मद बिन तुगलक का ये वो टाइम पीरियड था जब भारत के अंदर कई सारी प्रिंसिपैलिटीज जो है वो दिल्ली सल्तनत से आजाद होकर इंडिपेंडेंट हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो 1325 से लेके 1351 1351 तक उसने रूल किया। और माना जाता है कि इसी के बीच में डेक्कन के इलाकों में 2 डायनेस्टीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। एक डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर और दूसरी थी बहमनी किंगडम। हसन गंगू शाह बहमन, उनके द्वारा स्थापित की गई थी बहमनी किंगडम, और दूसरा किंगडम जो आजाद हुआ था वो था विजयनगर एम्पायर। अगर आप ऐसे देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने लगभग मदुरई के इलाकों को अपने कब्जे में किया था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो मिलिट्री कमांडर थे मलिक काफुर ने पूरा साउथ इंडिया जीतकर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। एंड अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इन्होंने कवर किया हुआ था। ठीक है, लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज कुछ इस प्रकार की रहती हैं कि लोग मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत अपोज करते हैं। आपने देखा सुना भी होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक इज वन ऑफ द अनलकीस्ट किंग इन द हिस्ट्री। बहुत ही अनलकी किंग था इतिहास के अंदर। कुछ उसने ऐसे स्टेप्स लिए जो लोगों को पहले पसंद नहीं आया। जैसे पहला काम उसने क्या किया था, दिल्ली से दौलताबाद उसने कैपिटल ट्रांसफर की थी। उसने अपनी कैपिटल कहां ट्रांसफर की? दिल्ली से दौलताबाद। और दौलताबाद क्यों ट्रांसफर की? ताकि साउथ इंडिया को अपने कब्जे में रख सके, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद और खासकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद साउथ इंडिया को अपने कंट्रोल में रख पाना दिल्ली से मुश्किल हो रहा था। तो उसने सोचा कि दौलताबाद में रहकर मैं साउथ इंडिया को इजीली कैप्चर कर सकता हूं, इस पर कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन तब यहां से नॉर्थ से इशू होने लग गए। मोहम्मद बिन तुगलक पूरा कोर्ट उठा के दौलताबाद लाया और फिर बाद में कुछ ही महीनों बाद वापस दिल्ली चला गया। इससे कई सारे लोग परेशान हुए, कई सारे सूफी संत परेशान हुए, कई सारे लोग परेशान हुए, कई सारे लोग मारे गए, कई सारे लोगों का घर उजड़ गया। एंड पीपल वर वेरी अनहैप्पी विथ हिम। दूसरा काम उसने क्या किया, ये जो दोआब का इलाका था, ये जो इलाका था जहां से ये पूरी बहुत फर्टाइल इलाका था ये दोआब का इलाका, क्योंकि पैसे की कमी हो रही थी तो यहां पे उसने टैक्सेशन बढ़ा दिया। 90% तक टैक्स बढ़ा दिया था उसने, 90% तक। कैन यू इमेजिन कितना होता है कि आपकी सैलरी अगर 100 रुपए है तो 90 रुपए आपसे टैक्स लिया जा रहा है। लोग इससे नाराज, किसान बहुत नाराज हो गए। तीसरा काम उसने किया, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की। टोकन करेंसी क्या थी?
क्यों? बिकॉज सिल्वर और गोल्ड की कमी हो रही थी, तो उसने क्या किया, उसने कॉपर की करेंसी इंट्रोड्यूस की, और जो कि बहुत ही एडवांस्ड एक थॉट था डेफिनेटली, क्योंकि सेम टाइम पे चाइना में कुबलई खान नाम का एक व्यक्ति था, वो पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस कर चुका था और वो बहुत सक्सेसफुली चल रही थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि भाई गोल्ड और सिल्वर को खराब करने से ज्यादा बेटर है कि हम कॉपर के सिक्के निकालें। कॉपर के सिक्के जब उसने निकाले तो अल्टीमेटली क्या हुआ, लोगों ने घरों में ही उन सिक्कों को कॉपी करना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉपर तो इजीली अवेलेबल था, हर बंदा अपने घर में ही वो सिक्के बनाने लगा। अल्टीमेटली उन सिक्कों की वैल्यू एकदम गिर गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, कॉपर के सिक्के लेकर बदले में गोल्ड और सिल्वर के सिक्के दिए, तो लोग अपने घर से ज्यादा सिक्के बनाकर ले गए और बदले में गोल्ड और सिल्वर के सिक्के ले लिए। फिर उसने एक काम और किया, ये जस्ट मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए बता रहा हूँ, ये आइडिया होना चाहिए, हमारी बुक में नहीं आए नो, बट पता होनी चाहिए कहानी, क्योंकि ये पूरा काम मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे हो रहा है। तीसरा काम उसने क्या किया, कराची एक्सपीडिशन। उसने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट के इलाके को अपने कब्जे में करने के लिए 1 लाख सैनिकों की आर्मी बनाई। लेकिन चूंकि यहां पर उसके अगेंस्ट में विरोध होना शुरू हो गए थे वेस्टर्न इंडिया में और साउथ इंडिया में, तो वो यहां पर अटैक नहीं कर पाया। वो 1 लाख सोल्जर्स की आर्मी 1 साल तक बिना किसी काम के खड़ी रही और उसको सैलरी मिलती रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि चलो इस आर्मी का कुछ तो इस्तेमाल किया जाए, और उसने कराची एक्सपीडिशन किया हिमाचल प्रदेश में। कराची पर अटैक किया। इनिशियली वो कराची को जीत भी गया, लेकिन उसको बिकॉज वो जीत गया तो उसको कॉन्फिडेंस आया, उसने कहा मैं और अंदर जाकर अटैक करूंगा। तभी ठंड बढ़ गई और बीमारियां फैलने लगी, कफ फ्लू फैलने लगा। अल्टीमेटली ठंड और फ्लू के चलते उसकी पूरी सेना खत्म हो गई। माना जाता है कि 1 लाख सैनिकों में से केवल 4 सैनिक लौट के वापस आए थे। कैन यू इमेजिन? तो कुल मिला के मोहम्मद बिन तुगलक ने कोशिश बहुत अच्छी की, उसने बहुत आप कह सकते हैं कि मॉडर्न इनोवेशंस करने की कोशिश की, मॉडर्न इन्वेंशंस करने की कोशिश की, बट ही वॉज अ कंप्लीट फेलियर। उसी के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ओनली अलग अलग इलाकों से मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में विद्रोह होने शुरू हो गए। गुजरात में विद्रोह होने शुरू हुए, बंगाल के इलाकों में विद्रोह होने शुरू हुए, साउथ इंडिया से विद्रोह होने शुरू हुए। एंड इन्हीं सबके बीच में मोहम्मद बिन तुगलक इन सभी इलाकों को अपने कब्जे में नहीं रख पाया, और फाइनली हमें देखने को मिलता है कि साउथ इंडिया दिल्ली सल्तनत के कब्जे से आजाद हो गया। ठीक है, और यहां पर 2 किंगडम स्थापित हुए। यहां पर स्थापित हुआ बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम, हसन गंगू बहमन शाह, हसन गंगू बहमन शाह, बहमन शाह, बहमनी किंगडम। डेक्कनी सल्तनत ये स्थापित हुआ था लगभग 1346 में, 46-47 में। और साउथ में इस तरफ स्थापित हुआ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर 2 कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास के अंदर। क्या 2 कारण? क्या 2 कारण? पहला रीजन तो ये है, पहला रीजन तो ये है कि जब दिल्ली सल्तनत पूरे भारत पर कब्जा किया हुआ था, तब भारत के ही लोकल रूलर्स ने एक साम्राज्य स्थापित किया विच वाज कॉल्ड विजयनगर एम्पायर। और वो एम्पायर अपने आप में बहुत विशाल एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर और बहुत ही जबरदस्त एम्पायर था, बहुत तगड़ा एम्पायर था। मतलब हर तरीके से इट वाज अ वेरी वेल डेवलप्ड, वेल फ्लरिशिंग और बहुत एडवांस्ड एम्पायर था। दूसरी चीज, माना जाता है कि जिस टाइम पे पूरे भारत पर इस्लाम का कब्जा हो रहा था, ये कम्युनल इतिहासकार लिखते हैं, तो उस टाइम पे लोकल इंडियन एम्पायर हमें भारत के अंदर देखने को मिलता है। जब आप देखेंगे भारत के मैप पर कि तुर्क और अफगानों ने कब्जा किया हुआ था, तो तब भारत के अंदर उस पीक पर भारत के अंदर एक लोकल इंडियन एम्पायर मेडिवल इंडिया में हमें देखने को मिलता है, एंड इट वॉज विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर, सिटी ऑफ विक्ट्री, इसके नाम की अगर हम बात करें, विजयनगर सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है, ये एक शहर का भी नाम है और ये एक पूरे एम्पायर का भी नाम है। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एक शहर भी है और पूरे साम्राज्य को भी विजयनगर कहा जाता था। बेसिकली इस एम्पायर को 14th सेंचुरी में स्थापित किया गया था। दिस वाज एस्टैब्लिश इन द 14th सेंचुरी। और रिवर कृष्णा से लेकर नीचे एक्सट्रीम पेनिनसुला तक पूरा एरिया विजयनगर एम्पायर के कब्जे में था। यू कैन सी हियर, कृष्णा रिवर से लेकर नीचे एक्सट्रीम पेनिनसुला तक का पूरा इलाका विजयनगर एम्पायर ने अपने कब्जे में किया हुआ था। 1565 में इस सिटी को नष्ट कर दिया गया और इस सिटी को खत्म कर दिया गया। लेकिन बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने शहर की खुदाई की और इस शहर की स्टडी की, तो उन्हें काफी कुछ जानकारियां मिली। यहाँ के जो बिल्डिंग्स थी, यहाँ के जो फोर्टिफिकेशंस थे, किलेबंदी थी, यहाँ के जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, यहाँ का जो आर्किटेक्चर था, वो अपने आप में बहुत एडवांस्ड आर्किटेक्चर था, हमें देखने को मिलता है। और यही कारण है कि आगे चलकर हम्पी सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंट्रोड्यूस किया गया था, इंक्लूड किया गया था, बिकॉज उसका आर्किटेक्चर बहुत ही एडवांस्ड, बहुत ही तगड़ा और बहुत ही जबरदस्त था। राइट तो इन्हीं सभी चीजों की हम बात करेंगे कि ये एम्पायर स्थापित कैसे हुआ, किसने स्थापित किया, क्या कहानी है एम्पायर की, क्या क्या चीजें रही, सारी चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। अब ऑल दो एम्पायर तो 1565 में नष्ट हो गया, लेकिन कृष्णा तुंगा भद्रा रिवर के आसपास जो लोग रह रहे थे उनकी यादों में ये शहर हमेशा बसा रहा, और कई सारे लोग इसको हम्पी शहर के नाम से भी याद रखते हैं। बेसिकली माना जाता है कि विजयनगर एम्पायर की जो लोकल गॉडेस थी उनका नाम था पंपा देवी। पंपा देवी, ठीक है। तो पंपा देवी के नाम से ही इस शहर का नाम पड़ा हम्पी शहर। तो एक शहर हमें यहां पे और भी देखने को मिलता है विच इज नोन एज हम्पी सिटी। तो लोगों को विजयनगर तो याद नहीं था, बट हम्पी शहर उनकी यादों में रहा, बिकॉज विजयनगर और हम्पी दो अलग अलग शहर थे, और हम्पी शहर उनकी यादों में रहा। और हम्पी शहर के इनफैक्ट जो मॉन्यूमेंट्स थे, जो मंदिर थे, वो बहुत ही जबरदस्त आर्किटेक्चर में बने हुए थे। और आगे चलकर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको खोजा और उन्होंने देखा, तो वो खुद इस चीज को देखकर हैरान रह गए थे कि उस टाइम पे इतने विशाल और इतने एलोबोरेट मंदिर बनाए गए, जब पूरे भारत में इस्लामिक कल्चर का बोलबाला था, इस्लामिक रूलरशिप चल रही थी। उस टाइम पे एक्सट्रीम साउथ इंडिया में इतने बेहतरीन आर्किटेक्चर और इतने बेहतरीन टेम्पल्स बिल्डअप हुए। अब बात समझना मेरी, यहां पे दो चीजों को दिमाग में रखना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो चीजों को याद रखना। तो हमने क्या देखा, पहली चीज, विजयनगर ये एम्पायर का भी नाम है, ये शहर का भी नाम है। विजयनगर के साथ एक और फेमस जगह जो है वो है हम्पी शहर। हम्पी शहर का नाम कैसे पड़ा? पंपा देवी के नाम से। पंपा देवी कौन है? वहां की लोकल गॉडेस, वहां की लोकल देवी जिनकी पूजा वो लोग करते थे। अब दो चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते हुए चलना। जब मैं बोल रहा हूं दो चीजें, तो वो तीन भी हो सकती हैं, डोंट माइंड, हाँ ठीक है। पहली चीज क्या, बहमनी और विजयनगर एम्पायर के बीच में लगातार लड़ाई चल रही है टेरिटरीज को कब्जा करने के लिए। आपको पता ही होगा कि कृष्णा और तुंगाभद्रा रिवर के बीच में, आपको दिखाता हूं, कृष्णा और तुंगाभद्रा रिवर, कृष्णा तुंगाभद्रा रिवर, इनके बीच का ये जो एरिया था इसको बोलते थे रायचूर दुआब, ठीक है। कृष्णा तुंगाभद्रा रिवर के बीच का जो इलाका था उसको बोलते थे रायचूर दुआब। बात समझना मेरी, ठीक है। कृष्णा रिवर, तुंगाभद्रा रिवर, इसके बीच का ये जो इलाका था, दिस वाज कॉल्ड रायचूर दुआब। रायचूर दुआब, ये बहुत ही फर्टाइल इलाका था। दुआब का मतलब दो नदियों के बीच का इलाका। आप देखेंगे कि बहमनी किंगडम और विजयनगर के बीच में ये रायचूर दुआब पड़ा हुआ है। तो विजयनगर और बहमनी किंगडम के बीच में लगातार लड़ाइयां चलती थी इन टेरिटरीज को अपने कब्जे में करने के लिए। दूसरी चीज, विजयनगर एम्पायर बिकॉज साउथ इंडिया में था, आप देख रहे हैं, तो आपको पता है कि साउथ इंडिया बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था फॉरेन ट्रेड में। आपको पता है कि भाई यहां से अरब्स के साथ व्यापार होते थे, यहां से चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार होते थे, है ना। तो विजयनगर एम्पायर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था इन प्रकार के ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड में। क्लियर है ये बात? तो इन दो चीजों को दिमाग में रखना, फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ताकि आगे जब कॉन्टेक्स्ट की हम बात करेंगे तो आपको याद रहना चाहिए। इनफैक्ट एक चीज और कि विजयनगर एम्पायर के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, विजयनगर एम्पायर एक चीज के लिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? यहाँ पे कई सारे फॉरेन ट्रेवलर्स आते हैं, और विजयनगर एम्पायर का जो मेजर इतिहास हमने लिखा है ना, वो उनके लोकल सोर्सेज से ज्यादा फॉरेन सोर्सेज के बेसिस पर लिखा है। इतने सारे ट्रेवलर्स ने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया और विजयनगर एम्पायर के बारे में इतना डिटेल में जानकारी दी है कि उनके सोर्सेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में जानने के लिए, कि एक ऐसा मेडिवल एम्पायर जहां पर कितने ही सारे फॉरेन ट्रेवलर्स ने विजिट किया और उसकी जानकारी हमें देकर गए। तो इसलिए भी विजयनगर एम्पायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ठीक है सर, ये देखो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे बनाई गई एक दीवार, आगे मैं फोटोज भी आपको दिखाऊंगा। अब ये लिस्ट मैंने यहां पे इसलिए दे दी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर एम्पायर के बारे में जानने के लिए मैंने आपको कहा कि कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता, इनके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई जब वो क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आए थे, और आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट से उनको बोला गया था कि आप चाइना जाइए, तो पहले साउथ में आया, फिर बहुत सालों तक घूमता रहा, फिर चाइना गया था। तो इब्न बतूता आया था। वेनिस, वेनेशिया से निकोलो डी कॉन्टी, वेनिस इटली से निकोलो डी कॉन्टी, पर्शिया ईरान से अब्दुल रज्जाक समरकंदी, निकितिन ये रशिया से आया था, और पोर्चुगीज से डोमिंगो पायस, पोर्चुगल से डोमिंगो पायस, दुआर्ते बारबोसा, फर्नाओ न्यूनेज। 1 मार्क के लिए सवाल आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब्दुल रज्जाक समरकंदी, ये लोग भारत में आए, विजयनगर एम्पायर को विजिट किया, और बहुत ग्रेट डिटेल में विजयनगर के बारे में हमें देखने को मिलता है कि उसके आर्किटेक्चर, उसकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, उसके कंडीशंस के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमें दी हैं। अब विजयनगर एम्पायर के बारे में बात होनी शुरू कब से हुई? मॉडर्न टाइम्स में। तो मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे भारत की आर्कियोलॉजी में। तो 1800 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, 1800 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी। नाम याद रखिएगा इनका, कर्नल या कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी, राइट।
इन्होंने पहली बार हम्पी के जो रुइंस हैं, रुइंस का मतलब क्या हुआ, अवशेष, जो टूटे फूटे खंडहर हैं, उनको पहली बार इन्होंने देखा, उसको नोटिस किया और उसको स्टडी किया, और तभी से जाकर हमें पता चला कि भाई ये हम्पी शहर या विजयनगर एम्पायर क्या था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे। और इनिशियल इन्फॉर्मेशन इन्होंने कहाँ से निकालनी शुरू की कि भाई जब उन्होंने उस बिल्डिंग को देखा तो फिर आसपास में उन्होंने घूमना शुरू किया, लोकल लोगों से बात करनी शुरू की, और लोकल लोगों की मेमोरी में, मैंने आपको अभी बताया इंट्रोडक्शन में कि लोकल लोगों की मेमोरी में खासकर पंपा देवी और विरूपाक्ष, विरूपाक्ष कौन थे, विरूपाक्ष कौन थे, पंपा देवी वॉज द गॉडेस, और विरूपाक्ष आप कह सकते हैं कि ये उनके हस्बैंड, ये गार्डियन डीटी थे, गार्डियन डीटी जो रक्षा करते थे, गार्डियन डीटी। और माना जाता है कि पंपा देवी ने यू नो विरूपाक्ष से शादी करने के लिए तपस्या की थी और तब जाके उनकी विरूपाक्ष से शादी हुई थी। ठीक है सर। तो विरूपाक्ष टेम्पल के मंदिर के जो, और पंपा देवी के मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा था, यहाँ पर ये ट्रेडिशन था, हम इस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। आगे चलकर 1856 से फोटोग्राफर्स ने आना शुरू किया, उन्होंने चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू किया, और इसके कारण स्कॉलर्स ने उन सभी चीजों को स्टडी करना शुरू किया, इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करना शुरू किया, टेम्पल्स को स्टडी करना शुरू किया। 1836 में एपिग्राफिस्ट, एकदम शुरुआत में, एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं, दोज हु स्टडी इंस्क्रिप्शंस, दोज हु स्टडी इंस्क्रिप्शंस। एपिग्राफिस्ट ने इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना शुरू किया और यहाँ की जानकारी को रिकॉर्ड करना शुरू किया और सर्वे रिपोर्ट्स बनानी शुरू की और विजयनगर के एम्पायर के बारे में हमें जानकारी देनी शुरू की। प्लस फॉरेन लिटरेचर को पढ़ा जाने लगा, फॉरेन ट्रैवलर्स के जो लिटरेचर थे, फॉरेन ट्रैवलर्स की जो जानकारी थी, और जो लोकल लिटरेचर लिखा जाता था किस भाषा में, तेलुगु, कन्नड़ा और तमिल भाषा में, प्लस संस्कृत भाषा में, इससे भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिली विजयनगर एम्पायर के बारे में। अब दिस इज द एरिया, इफ यू विल सी, मैंने आपको बताया कि नॉर्थ में स्थापित हुआ बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम ये एक इस्लामिक एम्पायर था, हसन गंगू बहमन शाह इस्लामिक एम्पायर था, और वहीं पे विजयनगर एम्पायर ये दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था। इफ यू सी हियर यू विल फाइंड विजयनगर एंड हम्पी, दोनों आसपास ही हैं, अगल बगल ही हैं। दिस इज द पर्सन कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी का जन्म 1754 में हुआ था, एंड ही वाज अ ग्रेट इंजीनियर, सर्वेयर एंड कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन होते हैं बच्चे, दोज हु मेक मैप्स, जो मैप्स बनाने का काम करते हैं ना, उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल अपॉइंट किया गया था। याद रखना, भारत के पहले सर्वेयर जनरल कौन थे, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। और 1821 में जब इनकी डेथ हुई तब तक ये भारत के सर्वेयर जनरल थे। इनका मेन काम क्या था कि भारत के अलग अलग जगहों पर जाना, उनके इतिहास को इकट्ठा करना और उसको रिकॉर्ड करके लिखना, ताकि भारत के बारे में हम और अच्छे से जान सकें, भारत के इतिहास के बारे में हम और अच्छे से जान सकें, जिससे कि भारत को रूल करना या भारत को गवर्न करना आसान हो सके। उन्होंने कहा कि भाई भारत का जो इतिहास है वो गलत मैनेजमेंट और विपदाओं, फॉरेन विपदाओं के कारण बहुत ज्यादा खराब हो गया, और खासकर जब साउथ इंडिया ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आया तब जाके वहां से इतिहास हमने निकालना शुरू किया। अदरवाइज इससे पहले किसी ने भी साउथ इंडिया के इतिहास को पर्टिकुलरली पढ़ने की कोशिश ही नहीं की थी। और क्या माना उन्होंने कि जब हम बेसिकली, वो क्यों ये सब पढ़ना चाहते थे, देखो ब्रिटिशर्स का क्या था, ब्रिटिशर्स वर आउटसाइडर्स, तो उनको क्या मानना था कि भाई अगर हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो भारत के नियम कानूनों के बारे में पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कैसी व्यवस्था चलती थी, कैसे रूल्स फॉलो होते थे, क्या नियम कानून फॉलो होते थे, किस प्रकार की चीजें चलती थी, एंड उससे हमें काफी सारी जानकारी मिलना शुरू होगी। दैट इज वाई इनिशियली उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने भारत के अलग अलग इलाकों की खोज करनी शुरू की, खुदाई करनी शुरू की, उन्होंने हर एक इलाके के इतिहास को लिखना शुरू किया और कोशिश करनी शुरू की कि हम भारत के इतिहास को समझें, लिखें। इससे दो चीजों का फायदा होगा, पहली चीज हम भारत को ही उसका इतिहास बताएंगे तो लोगों के मन में हमारे प्रति एक अच्छा भाव आएगा, और दूसरी चीज हमें भारत को जानने में और ज्यादा आसानी होगी। तो ये पूरा काम करने का मेन रीजन यही है, कॉलिन मैकेंजी भी यही लिख रहा है कि मैं भारत को इसलिए पढ़ना चाहता हूं। By studying Vijayanagar, Mackenzie believed that the East India Company could gain much useful information on many of these institutions. कैसे institutions होते थे, laws कैसे नियम कानून होते थे, custom कैसी cultural practices थी, जिसका influence अभी भी इन इलाकों में चल रहा है और जिनका यूज करके आसानी से ब्रिटिशर्स भारत को रूल कर सकते हैं। और भारतीयों के मन में जो अंग्रेजों के प्रति एक विद्रोह की भावना है, शायद वो भी कम हो जाएगी। मैकेंजी की एक पेंटिंग, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब कहानी शुरू करते हैं विजयनगर एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट की। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मजे से सुनना, ठीक है। होता क्या है,
होता क्या है? संगमा यादवा किंग के किंगडम के आखिरी राजा, यादवा किंग, ठीक है, यादवा किंग। संगमा कौन थे? यादवा किंग थे। बेसिकली होता क्या है, यादवा किंग ऑफ वरांगल, वरांगल एक किंगडम था जहां पे यादवास रूल करते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने या मलिक काफुर ने वरांगल को अपने कब्जे में किया तो यादवास को वहां से हटा दिया। बाद में यादवास कहाँ चले गए? होयसालास के अंडर में अपनी सर्विस करने लग गए। यादवास कहाँ चले गए? होयसालास के अंडर में अपनी सर्विस देने लग गए। ठीक है सर। अब जब मोहम्मद बिन तुगलक दोबारा साउथ में आया और उसने साउथ के इलाकों को दोबारा से अपने कब्जे में किया, तो वो उसने क्या किया, होयसालास से भी कब्जे पावर छीन ली। अब होयसालास से पावर छीन कर क्या किया गया, हरिहर और बुक्का को, संगमा के दो बेटे थे, संगमा आखिरी यादवा किंग थे साउथ इंडिया के, और इनके दो बेटे थे हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का। मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी ने क्या किया, हरिहर और बुक्का को, खासकर जब वो दौलताबाद आया था, देखो जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो ये इलाका आजाद होने लग गया, इन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित करनी शुरू कर दी। होयसाला किंगडम के इलाकों में ही हमें देखने को मिलता है कि यादवा रूलर जो थे संगमा, वो इनके यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराते थे। अब जब इन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित करनी शुरू की तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट की और वो साउथ इंडिया में आया ताकि इन इलाकों को दोबारा अपने कब्जे में कर सके। जब वो दोबारा इन कब्जे में आया तो उन्होंने इन इलाकों को दोबारा से अपने अंडर में करना शुरू किया, उनको जीतना शुरू किया। यहां पे आने के बाद उसने क्या किया, इन इलाकों को जीता और हरिहर और बुक्का को कैप्चर करके ले गया, कैप्चर्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। और कहां ले जाया गया, कहां ले जाया गया मोहम्मद बिन तुगलक और उसकी आर्मी के द्वारा, और कहां ले जाया गया, उनको दिल्ली ले जाया गया वापस। दिल्ली ले जाकर इनको इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, इनको किस में कन्वर्ट करा दिया, इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया, कन्वर्टेड टू इस्लाम। और बिकॉज दे वर वेरी मतलब हार्ड वर्किंग, तो इनको क्या कर दिया गया, गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको गवर्नर अपॉइंट किया और आगे चलकर क्या हुआ, साउथ इंडिया में जब मोहम्मद बिन तुगलक वापस दिल्ली चला गया तो साउथ इंडिया में फिर से विद्रोह होने शुरू हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को साउथ इंडिया भेजा क्योंकि ऑब्वियसली ये यहीं से आए हुए थे, इनको इस जगह की ज्यादा जानकारी थी। तो हरिहर और बुक्का को गवर्नरशिप देकर साउथ इंडिया भेजा गया कि भाई जाइए और जो ये विद्रोह हो रहे हैं साउथ इंडिया के अंदर उनको रोक कर आइए। हरिहर और बुक्का जब दोबारा से साउथ इंडिया आते हैं एज अ गवर्नर, तो वो एक पंडित से मिलते हैं, एक टीचर से मिलते हैं, बेसिकली एक संस्कृत टीचर से मिलते हैं, एक पंडित से मिलते हैं जिनका नाम था विद्यानारायण या विद्यारण्य, विद्यारण्य या विद्यानारायण। इनसे मिलने के बाद माना जाता है कि ये हरिहर और बुक्का को दोबारा से हिंदुइज्म में कन्वर्ट कराते हैं और ये बोलते हैं कि भाई तुम आउटसाइडर्स के लिए क्यों सेवा कर रहे हो, तुम अपना खुद का साम्राज्य स्थापित करो। विद्यानारायण से मिलने के बाद हरिहर और बुक्का के माइंड में दोबारा से चेंज होता है और वो साउथ इंडिया में आकर 1336 में 1336 में एक साम्राज्य स्थापित करते हैं अपना खुद का, विच वॉज कॉल्ड विजयनगर एम्पायर। और जिस डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे उन्होंने अपनी डायनेस्टी को, इस डायनेस्टी को क्या नाम दिया, संगमा डायनेस्टी, कि भाई हम संगमा रूलर्स हैं और हमारी डायनेस्टी का नाम है संगमा डायनेस्टी, अपने पिताजी के नाम से। और यहीं से ये विजयनगर एम्पायर स्थापित हुआ। आई होप ये बेसिक कहानी समझ आई होगी आपको। टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड विजयनगर एम्पायर इन 1336। कहानी क्या थी ये मैंने आपको शॉर्ट में सुना दी है। अब जब इन्होंने किंगडम को स्थापित किया तो ऑब्वियस सी बात थी कि इनके पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। यहां पर इनको बहमनी सल्तनत से प्रॉब्लम थी, बहमनी सल्तनत का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा ये कलिंगा के रूलर, ये उड़ीसा के रूलर दिख रहे हैं आपको, कलिंगा उड़ीसा का पुराना नाम, इसको जाजनगर भी बोलते थे। कलिंगा उड़ीसा का पुराना नाम जाजनगर भी था। कैन यू सी हियर, यू विल सी बहमनी सल्तनत, उड़ीसा। तो अब पावर को स्टैब्लिश करने के लिए इनके पास दो मेजर चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज उड़ीसा के गजपति रूलर्स, उड़ीसा के रूलर्स को गजपति रूलर्स कहा जाता था। और दूसरे दक्कनी सुल्तान या बहमनी सुल्तान जिनको अश्वपति बोला जाता था। बात सुनना ध्यान से। तो इनको किससे चैलेंज मिल रहा है सर, सुल्तान्स ऑफ द दक्कन दैट इज बहमनी किंगडम एंड द गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा। क्यों, ताकि ये जो व्यापार चल रहा है, मैंने आपको अभी बताया ना कि साउथ इंडिया से इन कोस्ट से व्यापार चल रहा था और हर राज्य ये चाहता था कि इन व्यापार पर कब्जा करे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू उनको मिलेगा, ताकि वो इस व्यापार पर कब्जा कर सकें। जो इस एरिया को कब्जा करेगा वो व्यापार को कब्जा करेगा। और दूसरी चीज मैंने बताया, फर्टाइल रिवर वैलीज, ये जो देख रहे हैं आप नदियां यहां से बहकर जा रही हैं, बहुत फर्टाइल इलाका बनाती हैं। और पर्टिकुलरली ये रायचूर दोआब का जो इलाका था ये सबसे फर्टाइल इलाका था, तो ये सारे इस इलाके को कब्जा करना चाहते थे। ठीक है,
ये सब इस इलाके को कब्जा करना चाहते थे, ये रायचूर दोआब का इलाका। तो इनके बीच में हमें लगातार एक कॉन्फ्रंटेशन, एक टेंशन देखने को मिलती है, जो किस लिए चल रही है? पहली चीज फर्टाइल वैली को अपने कब्जे में करने के लिए, और दूसरी चीज ये जो ओवरसीज ट्रेड हो रहा है, ल्यूक्रेटिव का मतलब प्रॉफिटेबल, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल। ये जो ट्रेड चल रहा है, इस ट्रेड को कब्जा करने के लिए, और दूसरी चीज इन रिवर वैलीज को अपने कब्जे में करने के लिए, राइट सर। हमें देखने को मिलता है कि अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, बट साथ ही साथ इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज भी हमें देखने को मिलता है। देयर आर सर्टेन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, और पर्टिकुलरली आर्किटेक्चर के फील्ड में। और हमें क्या देखने को मिलेगा कि विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स हैं वो इन आसपास के किंगडम से आर्किटेक्चरल फीचर्स को बोरो करेंगे और अपने यहाँ पे बहुत खूबसूरत मंदिर स्थापित करेंगे, बहुत खूबसूरत मंदिर बनाएंगे। अब आपको पता है कि ये वही इलाका है जहां पर पहले कौन रूल करके गए हैं। नाउ इफ यू विल सी, ये वो इलाका है जहां पर पहले कौन रूल करके गए हैं सर? जहां पर पहले रूल करके गए हैं चोलास, चालुक्यास, होयसालास, और इनके टाइम पे होयसालास और इनके टाइम पे बहुत खूबसूरत मंदिर यहां पर बने थे, पल्लवास। ठीक है। और अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो साउथ इंडिया के जो सबसे खूबसूरत मंदिर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कि इसी टाइम पीरियड में साउथ इंडिया में बनने शुरू हुए थे। इनका टाइम पीरियड अगर मैं आपको बताऊं, 9th to 13th सेंचुरी। ठीक है। तो बेसिकली विजयनगर एम्पायर के आने से पहले, विजयनगर एम्पायर के आने से पहले कौन यहां पर रूल करके गए थे? चोलास, जो तमिलनाडु में रूल कर रहे थे, और होयसालास जो कर्नाटका में रूल कर रहे थे। उसके अलावा चालुक्यास और पल्लवास, और इन्होंने ऑलरेडी बहुत खूबसूरत मंदिर साउथ इंडिया में बनवाए हुए थे। इसीलिए आगे जाकर जब हम पढ़ेंगे ना कृष्णदेव राय के बारे में, तो हम देखेंगे कि ऑलरेडी बने हुए मंदिरों में उन्होंने और इलेबोरेशन किया, उन्होंने उन मंदिरों को और एक्सटेंड करना शुरू किया। उन्होंने उन मंदिरों के अंदर राया गोपुरम बनवाने शुरू किए, बड़े बड़े गेटवे बनवाने शुरू किए। उन्होंने अम्मान श्राइन बनाने शुरू किए, मंडपम बनवाने शुरू किए। मंडपम क्या होते हैं? पिलर्ड हॉल्स, जहां पर लोग बैठ सकते हैं। कि भाई चोलास, चालुक्यास, पल्लवास तो सिंपल मंदिर बनवा कर गए, इन्होंने सामने एक कॉरिडोर बनवाया, यहां पर एक हॉल बनवाया, सामने एक बहुत बड़ा गेटवे बनवाया। ये सारे इलेबोरेशन हमें देखने को मिलेंगे कृष्णदेव राय के टाइम पर, राइट। इनफैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि भाई कई सारे टेम्पल्स ऑलरेडी बन चुके थे, जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल थांजावुर में, या चिन्नकेश्वर टेम्पल बेलूर में। आगे चलकर यहाँ के राजाओं ने इन टेम्पल्स को और इलेबोरेट किया, इनको और ज्यादा मैग्निफिसेंट बनाया। विजयनगर के जो रूलर्स थे वो खुद को क्या बुलाते थे? वो खुद को राया बुलाते थे। विजयनगर जो रूलर्स थे वो खुद को क्या बुलाते थे? राया। वो क्या टाइटल लेते थे? रायाज। तो विजयनगर के जो राजा थे वो क्या टाइटल लेते थे? राया। इनफैक्ट हमें जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, उस टाइम के जो टेक्स्ट हैं, उसमें विजयनगर एम्पायर शब्द नहीं मिलता है। वहां पर हमें एक टर्म मिलता है जिसको बोलते हैं कर्नाटका साम्राज्यमु। विजयनगर एम्पायर को क्या कहा जाता था? कर्नाटका साम्राज्यमु। तो ओरिजिनल या जो पुराने टेक्स्ट थे उनके अंदर विजयनगर एम्पायर के लिए क्या टर्म यूज होता है? कर्नाटका साम्राज्यमु। ठीक है, यहां तक की बातें समझ आई सबको? हम्म, कहानी समझ आ रही है? विथ मी? बढ़िया, आगे बढ़े। बढ़िया बढ़िया। वॉइस हाई कर दो भाई यार, आज ना पता नहीं इतनी हाई आ रही है, मजे मतलब आवाज इतनी ही जा पा रही है। इट्स फास्ट टुडे। अच्छा ओके, धीरे धीरे करते हैं, कोई बात नहीं, देख लेंगे। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। तेरा पांड्या भी थे, हाँ 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 हाँ। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हु नेम देम विजयनगर? हाँ हाँ भाई शिवोजीत मेरी जान, मैंने देख लिया मैंने देख लिया मैंने देख लिया। बट ज्यादातर जो मंदिर बनवाए गए थे ना बच्चे, वो चालुक्यास, पल्लवास, चोलास और होयसालास के अंडर में बनवाए गए थे। ठीक है, चलो। सर इससे पहले वाला पेज मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, डोंट वरी, चिल करो। आज ना एक्चुअली पता नहीं क्यों बट मुझे ना बैक पेन हो रहा है। आई एम हैविंग बैक पेन।
बहुत सीवियर बैक पेन हो रहा है आज, आई डोंट नो, जनरली होता नहीं है बट आज हो रहा है मुझे, आई डोंट नो, लगातार खड़े खड़े हो रहा है पैरों में, इसलिए आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हिल डुल भी रहा हूँ, बिकॉज आई एम हैविंग बैक पेन, सीवियर बैक पेन हो रहा है, आई डोंट नो क्यों। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम इत्मीनान से, जितने में हमारा खत्म हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब ये आप देख रहे होगे, मैं इतने समय भी अजीब सा चेहरा हो रहा है मेरा, ऐसे एसी चल रहा है फिर भी मुझे गर्मी लग रही है, भाई साहब अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, कहानी फिर से सुनाता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे चलते हैं। ये देखो, ये अगर आप चार्ट देखोगे ना, इसलिए पहली पेज में मैंने ये चार्ट रखा हुआ है, ठीक है, आप देखोगे खिलजी डायनेस्टी दिख रहा है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी रूल करता है 1298 से लेकर 1312 तक वो रूल करता है लगभग, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या किया गया ना, पूरे साउथ इंडिया पर कब्जा कर लिया गया। ये देख रहे हो, ये सारा इलाका, ये सारा, ये देखो आप, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, गोलकोंडा, वरांगल, ये वरांगल, देवगिरी, दौलताबाद दिख रहा है, ये देवगिरी, दौलताबाद, ये वरांगल, ये जो इलाके थे ना, वरांगल और देवगिरी के जो इलाके थे, यहां पर यादवा रूलर्स रूल करते थे। कौन रूल करते थे? यादवा रूलर्स, यादव रूलर्स रूल करते थे। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इन इलाकों को जीत लिया गया, ठीक है सर, और आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक भी इन इलाकों को जीतता है। तो ये यादवा रूलर्स के किंगडम को जीत लिया गया, वरांगल के और ये देवगिरी के रूलर्स को हरा दिया गया। तो ये लोग वहां से कहां आ गए, ये लोग आ गए कर्नाटका। कर्नाटका में उस टाइम पे कौन रूल कर रहे थे? होयसालास। मेरी बात समझना, कर्नाटका में उस टाइम पे कौन रूल कर रहे थे? होयसालास। तो संगमा जो थे, ये लास्ट यादवा किंग थे। जब ये वरांगल से मतलब यादवास को हटा दिया गया, तो ये होयसालास के यहां पर सर्विस देने आ गए, उनके उनके कोर्ट में काम करने लगे। अब हमें देखने को मिलता है कि संगमा के दो बेटे थे, हरिहर और बुक्का, ये यादवास थे बेसिकली, ठीक है, इनके दो बेटे थे, हरिहर और बुक्का। आगे चलकर जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपनी कैपिटल बनाई, तो उसने दोबारा से इन इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया और यहां से हरिहर और बुक्का को लेकर दिल्ली चला गया। दिल्ली ले जाकर उसने हरिहर और बुक्का को इस्लाम में कन्वर्ट कराया और उनको अपना गवर्नर अपॉइंट कर दिया। आगे चलकर क्या होता है, होयसालास ने दोबारा से यहां पर विद्रोह कर दिया, यहां पर विद्रोह होने शुरू हो गए, रिवोल्ट होने शुरू हो गए जब मोहम्मद बिन तुगलक वापस चला गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को दोबारा से साउथ इंडिया भेजा कि भाई आप साउथ इंडिया से ही हो, तो आप लोग जाओ और इस रिवोल्ट को रोक कराओ। मोहम्मद बिन तुगलक के भेजने पर हरिहर और बुक्का जब दोबारा साउथ इंडिया आए, तो वो मिले विद्यानारायण से। विद्यानारायण एक प्रीस्ट थे, एक ब्राह्मण थे। इन्होंने हरिहर और बुक्का को समझाया और उनको दोबारा हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया। ये कहानी बोलती है, ठीक है। और उसके बाद इनसे प्रेरणा लेकर हरिहर और बुक्का ने यहाँ पे विद्रोह शांत किया और खुद अपना एक एम्पायर स्थापित कर दिया, और दैट एम्पायर वाज कॉल्ड विजयनगर एम्पायर। इसी के 10 साल बाद हसन गंगू बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी कैपिटल बनाया और इस इलाके को मोहम्मद बिन तुगलक से आजाद करके यहां पर बहमनी किंगडम स्थापित कर दिया। ये कहानी बेसिकली मैंने आपको अभी तक सुनाई है, ठीक है। अब टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड विजयनगर एम्पायर इन 1336, एक सेंटेंस में दे दिया गया है, मैंने आपको पूरी कहानी समझा दिया। अब होता क्या है कि जब यहां पर उन्होंने साम्राज्य बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आसपास के रूलर्स भी उनको चैलेंज करेंगे। विजयनगर एम्पायर को मेजर चैलेंज कहां से आ रहा है? बाद में ये जो बहमनी सल्तनत स्थापित हुआ उनसे, और ये ओडिशा के गजपति रूलर से। ओडिशा के रूलर खुद को गजपति बोलते थे, दक्कनी सुल्तान खुद को, ये दक्कन का इलाका है ना, तो बहमनी किंगडम को दक्कनी सुल्तान भी बोला जाता है। तो ये लोग खुद को अश्वपति बुलाते थे और विजयनगर एम्पायर के राजा खुद को राया बुलाते थे, वो राया टाइटल लेते थे। अब इन सबके बीच में ना एक कांस्टेंट लड़ाई चल रही है, किस बात को लेकर? मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि यहां से बहुत अच्छा व्यापार होता है ना, फॉरेन ट्रेड होता है, समुद्री रास्ते के थ्रू फॉरेन ट्रेड हो रहा है, यहां से अरब्स के साथ, यहां से साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ। इस व्यापार को कंट्रोल करना चाहता है हर एक साम्राज्य, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा टैक्स मिलेगा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, बहुत पैसा मिलेगा। दूसरी चीज, इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो नदियों का जो ये रिवर वैलीज हैं, ये बहुत फर्टाइल है, बहुत फर्टाइल इलाका है जहां से ये नदियां बहकर जा रही हैं। तो इन फर्टाइल इलाकों पर भी वो अपना कब्जा स्थापित करना चाहते हैं। तो इनके बीच में कांस्टेंट हमें एक टसल देखने को मिलती है, एक लड़ाई देखने को मिलती है। एट द सेम टाइम इनके बीच में विचारों का भी आदान प्रदान देखने को मिलता है, और पर्टिकुलरली विजयनगर एम्पायर के जो राजा हैं वो क्या करेंगे, अपने नेबर से आर्किटेक्चर को लेकर कई सारे फीचर्स बोरो करेंगे। और ये वो इलाका है जहां पे ऑलरेडी कई सारे बहुत मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बने हुए हैं। मैंने आपको बताया कि ये वो इलाका है जहां पे ऑलरेडी चोलास, चालुक्यास, होयसालास, पल्लवास रूल करके जा चुके हैं, पहले वो यहां पे रूल करते थे।
अब जैसे समझना, ताजमहल हमने आज नहीं बनवाया, वो शाहजहां के टाइम पे बना था, बट वो आज भी है ना। तो ऐसे जो पुराने रूलर्स हुए थे वो इन इलाकों में बहुत खूबसूरत मंदिर बनवा कर गए। हमने भक्ति सूफी मूवमेंट में पढ़ा था, चोलास के टाइम पे आपको याद हो कि साउथ इंडिया में शिव टेम्पल्स बने थे, है ना। बृहदेश्वरा टेम्पल, गंगईकोंड चोलपुरम, है ना, चिदम्बरम टेम्पल, नटराज की मूर्ति वहीं से मिली है, ब्रॉन्ज नटराज की। तो ये सारे जो किंगडम्स थे ऑलरेडी टेम्पल्स बनवा कर गए थे। आगे चलकर जो विजयनगर एम्पायर के राजा हुए, जो कि टाइटल लेते थे राया, उन्होंने इन टेम्पल्स पे और खर्चा किया और इनको और खूबसूरत, इनको मैग्निफिसेंट किया और इनको और एलाबोरेट किया, इनको और बड़ा किया। हम कृष्णदेव राय के टाइम पे बात करेंगे। प्लस मैंने एक चीज और बताई कि इतिहासकार बेसिकली क्या करते हैं, विजयनगर एम्पायर के लिए वो एक टर्म यूज करते हैं विच इज नोन एज कर्नाटका साम्राज्यमु। विजयनगर एम्पायर को वो लोग क्या बोलते हैं, कर्नाटका साम्राज्यमु। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस टेम्पल, गोपुरम या गेटवे। मतलब ये देखो, आगे ये टेम्पल दिख रहा है, पहले सिंपल टेम्पल बनवा के गए थे पुराने किंगडम्स। आगे चलकर कृष्णदेव राया या विजयनगर किंग्स ने क्या किया, उनके सामने बहुत बड़े बड़े गेटवेज बनवाए। आप देखेंगे, आप किसी भी साउथ इंडियन टेम्पल को उठाकर देख लीजिए, मेन टेम्पल और गेटवे के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। बाहर एक बहुत ऊंचा बहुत बड़ा गेट होता है, बहुत खूबसूरत गेट होता है। फिर एक पाथ होता है, फिर एक हॉल होता है, उस हॉल से चलकर आप आगे जाते हैं और फिर फाइनली भगवान जहां पर है उस जगह पर आप पहुंचते हैं। इस गेटवे को गोपुरम बोला जाता है और फाइनली जहां पर भगवान है उसको गर्भगृह बोला जाता है, और उससे पहले जो हॉल है उसको मंडपम बोला जाता है। डिटेल में मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड मैन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग रूलर्स अलग अलग टाइटल लेते। जैसे ओडिशा के रूलर खुद को गजपति बुलाते थे, दैट मीन्स लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। गज, गज संस्कृत में बोलते हैं एलिफेंट को, ठीक है। तो लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, गजपति, ये टाइटल लेते थे ओडिशा के रूलर्स। उसके बाद पावरफुल की, ओडिशा की बहुत पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी थी 15th सेंचुरी में। उसके अलावा विजयनगर के जो राजा थे, विजयनगर के जो लोग थे, मतलब डेक्कनी सुल्तान खुद को क्या बुलाते थे, अश्वपति। डेक्कनी सुल्तान खुद को क्या बुलाते थे, अश्वपति, दैट मीन्स लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। अश्व मतलब हॉर्स। और रायाज या फिर विजयनगर के राजा खुद को क्या बुलाते थे, नरपति। नर मतलब मैन, तो लॉर्ड ऑफ मैन। तो ये टाइटल लेते थे अलग अलग राजा। उड़ीसा के रूलर गजपति, डेक्कनी सुल्तान अश्वपति, कृष्णदेव राया, या फिर आप कह लीजिए, इसलिए कृष्णदेव राया बोला जाता है, जो विजयनगर के राजा वो टाइटल लेते थे राया या नरपति। नरपति, लॉर्ड ऑफ मैन। किंग्स एंड ट्रेडर्स, अब मैंने आपको क्या बताया, ये वो इलाका है जहां से बहुत तगड़ा व्यापार चल रहा है। साउथ इंडिया का ये वो इलाका है जहां से व्यापार बहुत बेहतरीन चल रहा था। मैंने आपको अभी बताया है ना, पहली चीज यहां से अरब्स के साथ व्यापार हो रहा है, दूसरी चीज यहां पे चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार हो रहा है, और ये व्यापार बहुत ही प्रॉफिटेबल है। बे ऑफ बंगाल में भी व्यापार हो रहा है, अरेबियन सी में भी व्यापार हो रहा है। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि घोड़े जो हैं वो भारत के अंदर ओरिजिनली नहीं मिलते थे, भारत के अंदर एलिफेंट्स मिलते थे। हॉर्सेज वर नॉट टेंडेड और रियर्ड इन इंडिया। तो घोड़े आते कहां से थे, घोड़े आते थे अरब्स के द्वारा, अरब्स लेकर आते थे, ठीक है। साउथ एशिया या सेंट्रल एशिया से कौन घोड़े प्रोवाइड कराता था भारत के लोगों को, अरब्स। अरब्स, ठीक है। घोड़ों का जो पूरा व्यापार था वो अरब्स देखते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस टाइम पे चूंकि लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लगातार युद्ध हो रहे हैं, तो बहुत जरूरी था कि उनके पास बहुत बढ़िया प्रकार के घोड़े हों, इफेक्टिव कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब क्या होता है, घुड़सवार, राइट। अब उसके लिए क्या जरूरी था कि घोड़े इंपोर्ट कराए जाएं, कहां से, अरेबिया से और सेंट्रल एशिया से। अरेबिया से और सेंट्रल एशिया से, मैंने अभी आपको बताया घोड़े, अच्छी क्वालिटी के घोड़े कहां से इंपोर्ट कराए जाते थे, अरेबिया से और सेंट्रल एशिया से। बेसिकली इस व्यापार को चलाता कौन था, देखो होता क्या था कि ये अरब मर्चेंट्स जो थे, आपने 6th चैप्टर में भी पढ़ा इस चीज को, कि ये व्यापार कर कौन रहे हैं, ये अरब्स कर रहे हैं। इंडियंस इस व्यापार में इन्वॉल्व नहीं है, अरब्स का मिडिल मैन है। यूरोप और इंडिया के बीच में, या इधर की कंट्रीज और इंडिया के बीच में जो मिडिल मैन है वो है अरब्स। तो इस व्यापार को अरब्स करते थे, कौन चलाते थे, अरब ट्रेडर्स। आगे चलकर लोकल कम्युनिटीज भी इस व्यापार में इन्वॉल्व हो गई, लेकिन वो बाहर से व्यापार नहीं करती, वो क्या करती, अरब्स आते, घोड़े यहां पर बेचते, फिर यहां से ये जो लोकल मर्चेंट्स होते वो घोड़े खरीद के इंडिया के अंदर बेचते। तो ये जो लोकल मर्चेंट्स, अरब मर्चेंट से घोड़े खरीदकर इंडिया के अंदर बेचते थे, उनको बोलते थे कुदिराई चेट्टी। चेट्टी का मतलब होता है मर्चेंट और कुदिराई का मतलब होता है घोड़े। कुदिराई घोड़े, हॉर्स, चेटी मर्चेंट। कुदिराई चेट्टी कहा जाता था, हॉर्स मर्चेंट, वो भी इस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। अब मैंने क्या बताया, साउथ इंडिया का ये जो इलाका था ये व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसी इलाके में आपको पता है 1498 में पोर्चुगीज भी आए। 1498 में कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड है। पोर्चुगीज सबसे पहली बार कहां आए सर, यहां पर
कालीकट, है ना, कैलीकट में, ठीक है सर, किंग्स जैमोरिन के कोर्ट में। तो जब पोर्चुगीज भारत में आए 1498 में, वेस्ट कोस्ट में, सब कॉन्टिनेंट के, तो भाई उन्होंने भी कोशिश की कि हम ट्रेडिंग और मिलिट्री स्टेशंस यहां पर स्थापित करें। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब वो भारत आए तो उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। दे वर हैविंग एन एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, भाई उनके पास मॉडर्न गन्स थी, मॉडर्न वेपन्स थे, सारी चीजें बहुत एडवांस थी। खासकर मस्केट्स का यूज, मस्केट समझ रहे हो, गन्स का यूज, गन्स का यूज, आर्टिलरी का यूज, मस्केट्स का जो यूज है उसके चलते उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर कंट्रोल जमाना शुरू किया। अब विजयनगर भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ व्यापार था। इन्हीं सबके बीच में विजयनगर भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ व्यापार था। विजयनगर से भी स्पाइसेस, मसाले का व्यापार होता था, मसाले का व्यापार, कपड़ों का व्यापार होता था, और रत्नों का व्यापार होता था। प्रीशियस स्टोन्स, जूल समझते हो, रत्न जो पानी में मिलते हैं, रत्नों का व्यापार होता था। अब मेरी बात समझना, पोर्चुगीज आए हैं, वो भी वहीं से व्यापार कर रहे हैं, विजयनगर एम्पायर भी बहुत अच्छा व्यापार कर रहा है। तो कृष्णदेव राय ने पोर्चुगीज के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हुए थे और उन्होंने इसी के चलते एक अच्छी आर्मी भी मेंटेन की हुई थी, हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता था, ये सारे जो साउथ इंडिया के राजा थे, एक तरफ इंग्लिश का भी इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन विजयनगर एम्पायर ने उसको पॉजिटिवली यूज किया। कैसे, टेक्नोलॉजीज को लेकर। अब साउथ इंडिया की जो पूरी इकोनॉमी है वो मेजरली कैसे चल रही है सर, व्यापार से। अब ये जो व्यापार होता था ना, ये शहरों की रिचनेस में भी दिखता है। इसीलिए आप देखेंगे साउथ इंडिया के टेम्पल्स इतने रिच थे। आज भी आप देखते हैं ना कि साउथ इंडिया के टेम्पल के गेट जब भी खोले जाते हैं तो भाई साहब इतना पैसा निकलता है, इतना सोना निकलता है। रीजन क्या है, पहली चीज, वहां पर कभी भी अटैक नहीं हुआ फॉरेनर्स का। पैसा नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में भी था, लेकिन आपको पता है मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, इन सब ने अटैक किया, हमारे भारत को लूट कर गए। सोमनाथ के मंदिर से कितना पैसा ले गए, मथुरा के मंदिर से कितना पैसा ले गए। साउथ इंडिया में कभी अटैक नहीं हुआ, क्योंकि अटैक करके वापस जाना उतना पॉसिबल नहीं था। मेरी बात समझना, इतनी स्ट्रांग नेवी किसी के पास थी नहीं। इट वर द पोर्चुगीज जिनके पास इतनी स्ट्रांग नेवी थी, अदरवाइज इतनी स्ट्रांग नेवी किसी के पास नहीं थी कि वो भारत में आए, समुद्री रास्ते से अटैक करें और लूट के वापस सामान ले जाएं, उतना नहीं था। तो जो भी अटैक होते थे वो लैंड रूट के थ्रू ही होते। तो साउथ इंडिया में कभी भी कोई मेजर फॉरेन अटैक नहीं हुआ। दूसरी चीज, ये व्यापार जो हो रहा था ना, ये व्यापार बहुत ही प्रॉफिटेबल व्यापार था। भारत के जो कपड़े थे, भारत के जो मसाले थे, भारत के जो रत्न थे, वो पूरी दुनिया में जाते थे, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांडेड होते थे। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो भारत के फेवर में था हमेशा से। मतलब क्या हुआ कि जो मसाले बनाए जाते थे ना, ये मसाले साउथ इंडिया में ही बनाए जाते थे और इतने डिमांड में थे ये थ्रू आउट द यूरोप, क्योंकि और ऐसे मसाले कहीं बनते ही नहीं थे, तो मसाले हो गए। और दूसरी चीज टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब कपड़े, ऐसे कपड़े भी कहीं और नहीं बनते थे। खासकर भारत के कॉटन के कपड़े, वो सबसे ज्यादा डिमांड थे पूरी दुनिया में, कॉटन और बाद में वूल के। तो साउथ इंडिया बहुत एक्टिव ट्रेड में इन्वॉल्व था, और बिकॉज ट्रेड में इन्वॉल्व था वो उनकी रिचनेस में भी दिखता था कि उनके यहां ऑब्वियसली व्यापार ज्यादा हो रहा है तो राजा के पास टैक्स ज्यादा है। ट्रेड को जनरली क्या देखा जाता था, स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता था कि भाई अब ऑब्वियस सी बात है कि इतना व्यापार हो रहा है, तो वो दिखता कैसे था, लोगों के पास पैसा है, और लोगों के पास पैसा है तब उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो वो एग्जॉटिक गुड्स, हाई वैल्यू गुड्स को डिमांड कर रहे हैं और उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता था कि भाई साउथ इंडिया के शहर बहुत ज्यादा रिच थे, और ऑब्वियसली अल्टीमेटली इन सब से जो रेवेन्यू या टैक्स आ रहा है वो बहुत ज्यादा था। तो साउथ इंडिया के इसी कारण से वहां के टेम्पल्स, वहां के किंगडम इतने ज्यादा एडवांस थे। बिल्कुल सही सर। अब विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करते हैं। इसमें हम मेनली बात करेंगे कृष्णदेव राय के बारे में। विजयनगर एम्पायर में जो सबसे पहली डायनेस्टी रूल करती है वो कौन सी डायनेस्टी थी, संगमा डायनेस्टी, है ना। मैंने इसके बारे में आपको बता दिया क्यों संगमा डायनेस्टी। हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम संगमा था और उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे इस डायनेस्टी का नाम संगमा डायनेस्टी रखा। संगमा डायनेस्टी रूल करती है 1485 तक। कब तक, 1485 तक। संगमा के बाद एक दूसरी डायनेस्टी आती है सुलुवाज, सलुवाज, नरसिम्हा सलुवा, ये पहले रूलर थे इसके, नरसिम्हा सलुवा। नरसिम्हा सलुवा जो थे, सलुवास कौन थे, ये मिलिट्री कमांडर थे विजयनगर एम्पायर के ही आर्मी के अंदर। ये लोग मिलिट्री कमांडर थे, राइट, मिलिट्री के कमांडर्स थे ये लोग, और इन्होंने संगमा को हटाकर अपनी पावर यहां पर स्थापित कर दी। सलुवास देवर मिलिट्री कमांडर, और इन्होंने ज्यादा लंबे वक्त तक रूल नहीं किया, केवल 1503 तक रूल किया। सलुवास को हटाकर आए तुलुवास। कौन आए, तुलुवास, तुलुवास। और कृष्णदेव राया जो है ये तुलुवा डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे, और माना जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के इतिहास के सबसे महान राजा अगर वो थे कोई, तो वो कृष्णदेव राया थे। एंड वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तुलुवा डायनेस्टी से। और लास्ट में आती है अराविदु डायनेस्टी।
टोटल 4 डायनेस्टीज ने विजयनगर एम्पायर पे रूल किया। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? रूलिंग हाउस, है ना। सपोज आई एम त्रिपाठी, तो भाई हमने किसी राज्य पर कब्जा किया तो त्रिपाठियों ने रूल किया। फिर भाई त्रिपाठियों को हटाकर मिश्रा आ गए, मिश्रा को हटाकर पांडे आ गए, पांडे को हटाकर शर्मा आ गए, तो ये रूलिंग डायनेस्टीज आ गई। बात समझे ना मेरी? तो ऐसे ही सबसे पहली रूलिंग डायनेस्टीज थी कौन सी? संगमा। दूसरी कौन सी थी? सलुवा। फिर कौन सी आई? तुलुवा। और फिर कौन सी आई? अराविडु। और तुलुवा डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे कृष्णदेव राया। लगभग 1509 से इन्होंने रूल करना शुरू किया था कृष्णदेव राया। 1509 से लेकर 1529 तक, 1509 से लेकर 1529 तक कृष्णदेव राया ने रूल किया था। ये अप्रॉक्स डेट मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इन 4 डायनेस्टीज ने विजयनगर एम्पायर में रूल किया, ठीक है। और इसके सबसे महान राजा कौन थे? कृष्णदेव राया। इतिहासकार मानते हैं कि कृष्णदेव राया का रूल जो था वो सबसे बेहतरीन पीरियड था विजयनगर एम्पायर के किंगडम का, 2 कारणों से। विजयनगर एम्पायर एक्सपांड भी कर रहा था, एक्सपांड मतलब फैल भी रहा था, बढ़ भी रहा था, और कंसोलिडेट भी हो रहा था, मतलब स्ट्रांग भी हो रहा था। कृष्णदेव राया के अंडर में हमें 3 या 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हुई देखने को मिलती हैं। पहली चीज, कृष्णदेव राया ने जो सबसे इंपॉर्टेंट जमीन थी तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का, मैंने बताया ना इसके लिए लगातार लड़ाई चलती रहती थी, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो इलाका था जिसको रायचूर दोआब भी कहा जाता था, ये सबसे फर्टाइल इलाका था, ये सबसे उपजाऊ जमीन थी। इसको बहमनी किंगडम से जीता कब? 1512 में। 1512 में रायचूर दोआब को कब्जे में किया। दूसरा इनका चैलेंज था गजपति रूलर्स, तो भाई 1514 में गजपतीस को हराया गया। और लास्ट में बीजापुर के सुल्तान को 1520 में हराया गया, बीजापुर के सुल्तान को 1520 में हराया। बात समझे? इन तीनों को हराने के बाद कृष्णदेव राय ने अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित कर दिया। और माना जाता है कि कृष्णदेव राय के अंडर में हर चीज बहुत तेजी से ग्रो हुई। जैसे केवल वो एक बहुत बेहतरीन आप कह सकते हैं राजा ही नहीं, एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, एंड उसी के साथ साथ ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ही वॉज हिमसेल्फ अ राइटर, वो खुद एक राइटर भी थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी उनका खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और उनके टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे नए नए शहरों का विकास होता हुआ देखने को मिलता है। और विजयनगर एम्पायर के अंडर में टेम्पल्स का बहुत तगड़ा ग्रोथ देखने को मिलता है। आपको देखने को मिलेगा कि कृष्णदेव राय के टाइम पे बहुत खूबसूरत टेम्पल्स बनाए गए, बहुत खूबसूरत। जैसे हम बात करेंगे दैट विरूपाक्ष टेम्पल, और हम बात करेंगे दैट जो अंदर मिलता है ना, मैं नाम भूल रहा हूं, हजारा रामा टेम्पल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल। आगे चल के हम बात करेंगे हजारा रामा स्वामी टेम्पल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल जो उनके टाइम पे बनवाया गया। और जो ऑलरेडी टेम्पल बने हुए थे उनको और इलेबोरेट किया गया, उनमें कई सारी चीजें और एड ऑन की गई और उनको और खूबसूरत किया गया, राइट। कैसे? उनमें इंप्रेसिव गेटवेज बनाए गए। साउथ इंडियन टेम्पल्स के अंदर बहुत खूबसूरत गेटवेज बनाए गए। इनफैक्ट उन्होंने खुद एक शहर भी बसाया अपनी माता जी के नाम पर, जिसको कहा गया नागलपुरम। अपनी माता जी के नाम पर उन्होंने एक शहर भी बजाया विजयनगर के पास, विच वॉज कॉल्ड नागलपुरम। इनफैक्ट ही हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट राइटर एंड ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। कृष्णदेव राय ने स्वयं एक किताब भी लिखी है स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, राज्य व्यवस्था के ऊपर, तेलुगु भाषा में, विच इज आमुक्त माल्यदा। तेलुगु भाषा में उन्होंने खुद एक किताब भी लिखी है विच वॉज कॉल्ड आमुक्त माल्यदा। तेलुगु भाषा में किताब लिखी है आमुक्त माल्यदा। इनफैक्ट संस्कृत में भी उन्होंने किताब लिखी है, उषा परिण्यम एक शायद किताब है, उसका नाम जाम्बवती कल्याणम और उषा परिण्यम, ये 2 किताबें हैं संस्कृत में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एक बार कंफर्म करके लिख देता हूं, 1 सेकंड देना मुझे, ठीक है। एक सेकंड देना मुझे, मैं बस एक बार कंफर्म कर लूं। अमुक्त माल्यदा मदुरई विजयम, 1 सेकंड देना। जाम्बवती कल्याणम और अमुक्त माल्यदा, उषो परिण्यम करके भी एक है किताब, मैं उसको अभी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन हाँ जाम्बवती कल्याणम,
जाम्बवती कल्याणम, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर सकते हो आंसर लिखते टाइम। ये उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी। और तेलुगु भाषा में क्या लिखी? आमुक्त माल्यदा। आमुक्त माल्यदा किस भाषा में लिखी बच्चे? तेलुगु भाषा में। आमुक्त माल्यदा किस भाषा में लिखी बच्चे? तेलुगु भाषा में। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। तो ही हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट ग्रेट पर्सन। सिर्फ he was not a great king or administrator, he himself was a great lover of art and architecture। और यही कारण है कि उनको टाइटल दिया गया, क्या क्या? आंध्र भोज। क्या टाइटल दिया गया? आंध्र भोज या भोज पितामह। आंध्र भोज या भोज पितामह। Why? Because he was the great lover of art and architecture as well। मैंने आपको यह भी बताया कि उनके कोर्ट में कई सारे महान राइटर भी थे। ठीक है, इन्हीं के कोर्ट में, कृष्णदेव राय के कोर्ट में तेनाली रामन भी हमें देखने को मिलते हैं। अष्ट दिग्गज, 8 इंपॉर्टेंट पोएट्स, तेनाली रामन, ये इन्हीं के कोर्ट में थे, कृष्णदेव राय के कोर्ट में। इनफैक्ट 8 और इंपॉर्टेंट पोएट्स हमें देखने को मिलते हैं जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। गेटिंग माई पॉइंट? सो ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज वेल, इसलिए इनको आंध्र पितामह या भोज पितामह भी कहा जाता है, आंध्र भोज भी कहा जाता है। अब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है कब? 1529 में। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद अब जो उनके सक्सेसर आते हैं, अच्युत देव राय, वो कुछ वक्त तक रूल करते हैं, बट आगे चलकर 1533 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अच्युत देव राय की मृत्यु के बाद हमें देखने को मिलता है कि उनके, कृष्णदेव राय के जो साले साहब थे राम राय, वो विजयनगर एम्पायर को लीड करते हैं। अब राम राय जी का क्या था ना कि इसी टाइम पे बहमनी किंगडम टूटने लग गया था। इसी टाइम पे बहमनी किंगडम टूटने लग गया था। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी जो ये बहमनी किंगडम मैंने आपको दिखाया ना, यहां पर देखना, अभी ये बहमनी किंगडम में आप देखेंगे कि एक ही था ये, लेकिन आगे चलकर ये बहमनी किंगडम टूटा 5 हिस्सों में। अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकोंडा और बरार। ठीक है, बरार। ठीक है सर। कितने हिस्सों में ये टूटा? 1498 से माना जाता है, 1498 से बहमनी किंगडम स्टार्टेड ब्रेकिंग फ्रॉम 1498, और माना जाता है कि 1530 तक आते आते वो पूरी तरीके से टूट जाता है 5 हिस्सों में। बहमनी किंगडम 5 हिस्सों में टूट जाता है, 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर और बरार। पहले जहां पर एक ही किंगडम पूरे इलाके को रूल कर रहा था, वो 5 हिस्सों में टूटकर बट गया। अब 5 अलग अलग रूलर्स बहमनी किंगडम को रूल कर रहे हैं। तो पहले आपके पास चैलेंज केवल एक ही किंगडम से था, लेकिन अब वो 5 किंगडम से आ रहा है। राम राय के ऊपर और एक्स्ट्रा चैलेंज आ गया। राम राय ने क्या सोचा कि भाई देखो, इनसे मैं इंडिविजुअली लड़ता रहूंगा तो लड़ते लड़ते थक जाऊंगा। तो उसने एक पॉलिसी निकाली। क्या पॉलिसी? कि भाई मैं इनको आपस में लड़वा देता हूं। ठीक है, मैं इन किंगडम्स को आपस में लड़वा देता हूं, ताकि ये आपस में लड़ते रहेंगे तो इनका फोकस विजयनगर के ऊपर नहीं आएगा और ये मेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, और मेरी सुरक्षा बनी रहेगी। लेकिन ये पॉलिसी ज्यादा लंबे वक्त तक चली नहीं, ज्यादा लंबे वक्त तक चली नहीं। और अल्टीमेटली 1565 में इन बहमनी किंगडम्स के अलायंस ने, ये जो लेटर बहमनी किंगडम के अलायंस थे, इन सब ने मिलकर बरार को छोड़ दिया जाए। तो चारों ने मिलकर अटैक किया किसके ऊपर? विजयनगर एम्पायर के ऊपर। इन अ फेमस बैटल कॉल्ड, 1565 में ये युद्ध हुआ था जहां पर विजयनगर एम्पायर को लीड कर रहे हैं राम राय, और उनके अगेंस्ट में कौन कौन युद्ध लड़ रहा है? ऑल्सो नोन एज तालीकोटा। उनके अगेंस्ट में कौन कौन युद्ध लड़ रहा है? बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। इस युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। बन्नी हट्टी, याद रखना, तालीकोटा, राक्षसी तांगड़ी या बन्नी हट्टी का वॉर भी कहा जाता है। इस युद्ध में विजयनगर एम्पायर को हरा दिया गया इन सारी कंबाइंड आर्मीज के द्वारा, और अल्टीमेटली विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया। ऑल्दो अभी भी अराविदु डायनेस्टी रूल कर रहा है, लेकिन वो कहां से रूल कर रहा है? वो विजयनगर एम्पायर से रूल नहीं कर रहा है अब।
वो विजयनगर को सेंटर ऑफ पावर बना के रूल नहीं कर रहा है, उसने अपनी सेंटर ऑफ पावर साउथ इंडिया में शिफ्ट कर लिया और अब वो वहां से रूल कर रहा है। तो 1542 से सेंटर जो है वो कहां शिफ्ट हो गया था, अराविदू की तरफ शिफ्ट हो गया था, और ये 17 सेंचुरी तक पावर में रहे, लेकिन विजयनगर एम्पायर से ये रूल नहीं कर रहे थे। 1565 में ये कंबाइंड आर्मी ऑफ अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर, और बीदर भी था, इन सब ने मिलकर क्या किया, इन सब ने मिलकर विजयनगर के ऊपर अटैक किया और विजयनगर को कंबाइंडली हरा दिया। किसमें, बैटल ऑफ तालीकोटा, बन्नईहट्टी या राक्षसी तांगड़ी। उसमें विजयनगर को कौन लीड कर रहे थे, उसमें विजयनगर को लीड कर रहे थे राम राया, राइट। ये आर्मीज विजयनगर के शहर में घुसी और शहर को नष्ट कर दिया। द विक्टोरियस आर्मी सैक्ड, नष्ट कर देना, नष्ट कर देना, नष्ट कर दिया पूरे शहर को, और कुछ सालों में शहर को पूरी तरीके से त्याग दिया गया। और अब एम्पायर का जो फोकस है वो कहां शिफ्ट हो गया, ईस्ट की तरफ, अराविदु डायनेस्टी, जो कि चंद्रगिरी तिरुपति से रूल कर रही थी, राइट। पेनुकोंडा और बाद में चंद्रगिरी तिरुपति से रूल कर रही थी। सो यू विल सी हियर, दिस इज द चंद्रगिरी, तिरुपति के इलाकों से ये रूल कर रही थी, ठीक है। बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर, बरार, और ऊपर वाले मैप में मैंने आपको बता दिया अहमदनगर यहां पर है, बरार यहां पर है, ठीक है। अब क्या माना जाता है कि ऑल दो सुल्तान की जो आर्मी थी, कंबाइंड फोर्सेस जो थी, उसने विजयनगर एम्पायर को नष्ट किया, लेकिन कृष्णदेव राय के अंडर में सुल्तान और आर्मी, मतलब विजयनगर एम्पायर के बीच में ऐसे रिलेशन नहीं थे। इनफैक्ट माना जाता है कि कृष्णदेव राय और दक्कनी सुल्तानों के बीच में अच्छे रिलेशन थे। कृष्णदेव राय सपोर्टेड द क्लेमेंट ऑफ पावर इन द सुल्तान, इन द सल्तनत, एंड टुक द प्राइड इन द टाइटल स्टैब्लिशर ऑफ यवन किंगडम, ठीक है। कि भाई कृष्णदेव राय ने बीजापुर के राजा को जीतने में हेल्प भी की थी, कृष्णदेव राय ने बीजापुर के राजा को हेल्प भी की थी, और बीजापुर के एक राजा को हराकर उसके भाई को राजा भी बनाया था। और बिकॉज ये आउटसाइडर थे तो उन्हें टाइटल भी लिया, द स्टैब्लिशर ऑफ यवन किंगडम। यवन टर्म किसके लिए यूज होता है, याद है ना, संस्कृत में यवन शब्द यूज होता था इंडो ग्रीक्स के लिए, और इसका मतलब होता था आउटसाइडर, जो नॉर्थ वेस्ट से आए हैं। तो ऑब्वियसली ये इस्लामिक पीपल भी नॉर्थ वेस्ट से ही आए थे, तो इनको भी यवन कहा जाता था। सेम तरीके से बीजापुर के सुल्तान ने भी, जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई तो बीजापुर के सुल्तान ने भी हेल्प की कि भाई प्रॉपरली सक्सेशन हो जाए और किंगडम चलता रहे। लेकिन इट वाज द एडवेंचरस पॉलिसी ऑफ राम राया, जिसने क्या कोशिश की, who tried to play off one sultan against another, that led the sultans to combine together and decisively defeat him। और बिकॉज ये राम राया की जो ये डेंजरस पॉलिसी थी कि सभी राजाओं को मैं आपस में लड़वा देता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पॉलिसी आखिरकार सभी सुल्तान साथ में आए और राम राया को बैटल ऑफ बन्नीहट्टी, राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में हरा दिया, ठीक है। हो, यहां तक बातें समझ आई। हम्म, बच्चे लोग यहां तक बातें समझ आई। व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ कृष्णदेव राय, बच्चे वही ना मैंने बताया ना कि उन्होंने 1512 में रायचूर दोआब को जीता, 1514 में गजपति रूलर्स ओडिशा को हराया, और 1530 में बीजापुर के सुल्तान को हराया। हम्म। प्लान बैकफायर कैसे कर गया, सभी सुल्तानों को समझ आ गया ना, उन्होंने कहा पहले इसको हराओ। Was the another civilization we developed in Indian subcontinent? Not civilization we can say, but definitely we can say it was a great empire which ruled South India particularly. Who was Ram Raya? बच्चे राम राया ये कृष्णदेव राया के सन इन लॉ थे। भीष्म कौन है? भीष्म कोई नहीं है, ये नाम दिया गया है, आंध्र पितामह या भोज पितामह, कृष्णदेव राय को ये टाइटल दिया है। अब मेरे कमेंट भी पढ़ना, आज बहुत टाइम बाद लाइव क्लास लिया। अरे बिल्कुल हितेश भाई, सर टाइम पीरियड्स वापस बता दो, बताता हूं मैं। लास्ट में एक बार रिकैप जरूर दे देना इस लेक्चर का, रिकैप तो नहीं बट हाँ कोशिश करूंगा कि जो भी हो पाएगा बता दूंगा। सब समझ आया, बढ़िया। मानवी कोई डाउट है क्या आपको? मानवी वॉज डूइंग थम्स डाउन, कोई इशू है मुझे बताइए प्लीज सर, प्लीज अगेन रिपीट दिस स्लाइड। मैं करता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, डोंट वरी।
हाँ हाँ, आई नो आई नो, डोंट वरी, खत्म ही करेंगे बस 5 मिनट में। मैं एक चीज और बताऊंगा फिर मैं खत्म करता हूँ। प्लीज पीछे वाला रिपीट कर दीजिए। मैं करता हूँ। बहुत दिन बाद क्लास लिया, अच्छा। हाय प्रथम। सर इन माई बुक उड़ीसा रूलर वॉज डिफीटेड बाय कृष्णदेव राय इन 1513। अच्छा, बुक में चेंज हुआ है क्या? एक बार मैं चेक कर लूंगा। ये वाला फिर से समझाओ, वॉर वाला। मैं बताता हूँ। इट्स अ बिट मोर फैक्चुअल, यस बेबी, इट इज। चलो मेरी बात सुनो। पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं। देखो होता क्या है, कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है 1529 में, 1529 में। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर एम्पायर का जो पूरा भविष्य है वो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाता है। ठीक है सर। अब अच्युत देव राय कृष्णदेव राय के भाई रहते हैं, वो कुछ टाइम तक रूल करते हैं, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो विजयनगर एम्पायर को रूल करने का पूरा दारोमदार पहुंच जाता है राम राय के ऊपर। राम राय कौन रहते हैं? कृष्णदेव राय के सन इन लॉ, दामाद कह सकते हैं आप। अब यही वो टाइम पीरियड है जब बहमनी किंगडम भी 5 हिस्सों में टूटकर बिखर गया। अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर, बरार। बहमनी किंगडम कब स्टैब्लिश हुआ था? 1347 में। 1497 से वो टूटने लगा और 1530 तक वो पूरा टूट के बिखर गया 5 हिस्सों में। अब हुआ क्या, इसी बीच में विजयनगर एम्पायर की जो पावर है वो अराविदु डायनेस्टी की तरफ शिफ्ट होती जा रही थी। अब इन सब के बीच में राम राय ने क्या कोशिश की कि इन पावर से बचने के लिए उसने क्या कोशिश की कि इन सभी को आपस में लड़वा देता हूं। ठीक है सर। कुछ टाइम तक तो ये पॉलिसी सही रही, लेकिन 1565 में ये पावर साथ में आई और इन्होंने मिलकर राम राय को हरा दिया। एक फेमस बैटल हुआ विच वॉज कॉल्ड बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी, बन्नी हट्टी या तालीकोटा। उस युद्ध में विजयनगर एम्पायर की आर्मी को लीड कर रहे थे राम राय, और अपोजिट आर्मी को लीड कर रहे थे ये तीन सुपर पावर्स, जो ये अलग अलग हो गए थे। इन्होंने मिलकर कंबाइंड बैटल के अंदर विजयनगर एम्पायर को हराया और शहर के अंदर घुसकर उस शहर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम्स के रिलेशन पहले से खराब थे। राम राय कृष्णदेव राय के टाइम पे माना जाता है कि जब बीजापुर सुल्तान के साथ इशू हो रहा था कि अगला राजा कौन बनेगा, तो विजयनगर एम्पायर ने उनकी हेल्प की थी बीजापुर के सुल्तान की। और माना जाता है कि राम राय ने कृष्णदेव राय ने बीजापुर के सुल्तान की मदद करके उसको राजगद्दी पे बिठाया और उन्होंने टाइटल लिया द एस्टेब्लिशर ऑफ यवन किंगडम, कि भाई मैंने एक यवन किंगडम को खुद स्थापित किया। और सेम तरीके से जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई और ये टेंशन हो गई कि अब विजयनगर किंगडम को कौन रूल करेगा, तो उस टाइम पे बीजापुर के सुल्तान ने विजयनगर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। लेकिन चूंकि राम राय साहब थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी पॉलिसी के कारण ये डिजास्टरस रिजल्ट हुआ कि सारे बहमनी सुल्तान साथ में आए और उन्होंने विजयनगर किंगडम को हराया युद्ध में और उसको नष्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अब बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखो होता क्या था एडमिनिस्ट्रेशन, इस मैप को देखना और ध्यान से मेरी बात समझना। साउथ इंडिया के अंदर बेसिकली क्या होता था कि हर एक लोकल इलाके में नायक होते थे, नायकाज। मेरी बात समझना, नायकाज कौन होते थे? मिलिट्री कमांडर। मिलिट्री कमांडर। देखो क्या होता था ना कि सपोज ये एक इलाका है ना, मैसूर का इलाका। तो क्या होगा, इसके एक छोटे से गांव में जैसे होता है ना लोकल डॉन टाइप, तो क्या होता था साउथ इंडिया के अंदर आपको पता ही कि चीफडम चलते थे। तो क्या होता था, हर एक इलाके में छोटे छोटे कुछ मिलिट्री चीफ होते थे जो एक इलाके को अपने कब्जे में रखते थे और उनके अंडर में छोटी सी आर्मी भी होती थी। वो बेसिकली अपने लोगों को लीड करते थे और एक जगह से दूसरी जगह कई बार मूव भी करते थे। किसी नई जमीन पर कब्जा किया, अपने साथ गांव वालों को लेकर गए, वहां पर सेटल कर दिया और वो उनके लीडर बन गए। बट बहुत छोटे छोटे इलाकों में ये रहते थे। अब ऑब्वियस सी बात है, जब विजयनगर एम्पायर इस इलाके में स्थापित हुआ तो कई सारे नायक यहाँ पे ऑलरेडी रूल कर रहे थे, कई सारे नायकाज यहाँ पर ऑलरेडी रूल कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है सर। तो अब विजयनगर एम्पायर ने क्या किया, इन नायकाज को हटाने की जगह इनको अपनी सर्विस में रख लिया। मेरी बात समझ रहे हैं, इनको अपनी सर्विस में रख लिया। मतलब क्या हुआ कि साउथ इंडिया के अंदर ऑलरेडी हर एक छोटे छोटे इलाके में नायका होते थे। नायक का मतलब होता है मिलिट्री कमांडर। ये बेसिकली एक व्यक्ति है, थोड़ा सा पावरफुल रिच व्यक्ति, जिसके अंडर में एक आर्मी भी है और जिसके अंडर में लोग भी हैं और ये अपने लोगों का हेड एक लोकल एरिया में। अब ऐसे कई सारे मिलिट्री कमांडर हैं इस पूरे साउथ इंडिया में। अब जब विजयनगर एम्पायर स्थापित हुआ तो ये मिलिट्री कमांडर ऑलरेडी यहां पर थे। अब विजयनगर एम्पायर दो काम कर सकता था, या तो इन मिलिट्री कमांडर को हटा दे या इनको अपने साथ ले ले। तो विजयनगर किंग्स ने क्या किया, इन नायकास को अपनी सर्विस पे रख लिया, इन नायकास को अपनी सर्विस पे रख लिया। और विजयनगर किंग्स ने एक सिस्टम निकाला जिसको बोला गया अमर नायका सिस्टम या नयनकारा सिस्टम।
सुनना मेरी बात ध्यान से। मिलिट्री चीफ्स जनरली उनके पास किले होते थे और एक आर्म्ड सपोर्टर होते थे। ये चीफ बेसिकली एक एरिया से दूसरी जगह एरिया में मूव कर जाते थे और कई बार अपने साथ किसानों को भी लेकर जाते थे और वहां पर ये सेटल होकर खेती करवाते थे। इन चीफ्स को नायकास बोला जाता था और ये नायकास कौन सी भाषा बोलते थे? तेलुगु या कन्नड़ा भाषा। ठीक है सर। अब विजयनगर एम्पायर के राजाओं ने क्या किया? इन नायकास को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व कर लिया और इन्होंने एक सिस्टम निकाला जिसको बोला गया नयनकारा सिस्टम या अमर नायका सिस्टम। नयनकारा सिस्टम या अमर नायका सिस्टम। मेरी बात सुनना ध्यान से। ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, दीज आर इंटर रिलेटेड। अब मेरी बात सुनना भाई, ऑब्वियस सी बात है, विजयनगर के राजा पूरे इलाके को तो रूल नहीं कर सकते हैं, है ना, पूरे इलाके को तो रूल नहीं कर सकते। उन्होंने क्या देखा कि इस इलाके में एक नायका ऑलरेडी रूल कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इस इलाके को ऐसे डिवाइड कर दिया और इसमें एक नायक को अपॉइंट कर दिया, फिर एक इस इलाके में इस तरीके से एक नायक को अपॉइंट कर दिया, फिर एक इस इलाके में एक नायक को अपॉइंट कर दिया, फिर एक इस इलाके में, ऐसे ऐसे करके उन्होंने जमीन को डिवाइड कर दिया। इस जमीन को बोला जाता था, इस जमीन को बोला जाता था अमरम। इन नायकास को विजयनगर के राजाओं ने अपनी सर्विस में रखा और बदले में उनको क्या देते थे? एक जमीन दान में देते थे जिसको बोलते थे अमरम, अमरम लैंड। इस लैंड को क्या बोलते थे? अमरम लैंड। ठीक है सर। अब ये जो नायका है उसको क्या करना है? इस अमरम लैंड में रह रहे लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है, और यहां के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। तो नायका के दो काम है टैक्स कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है सर। अब ये जो टैक्स वो कलेक्ट कर रहा है, इस टैक्स कलेक्शन में उसको क्या करना है? उसमें से एक शेयर वो पर्सनल यूज के लिए रखेगा। सपोज उसने एक इलाके से टैक्स कलेक्ट किया, पर्सनल यूज के लिए रखेगा, ठीक है, मेरी बात समझना। उसने यहां पर एक इलाके से टैक्स कलेक्ट किया, सपोज इस जगह से उसने 50 लाख रुपए टैक्स कलेक्ट किए, तो अब क्या होगा कि भाई वो सर्विस भी तो दे रहा है, तो इसी जगह से जो उसने टैक्स कलेक्ट किया लोगों से, नॉर्मल लोगों से 50 लाख, तो उसमें से एक हिस्सा जो वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है राजों को, उसकी बदले में वो सैलरी के फॉर्म में रख लेगा, और बाकी का एक शेयर जो है, एक शेयर तो पर्सनल यूज में रखेगा, एक शेयर जो है वो राजा को देगा, है ना, ट्रिब्यूट टू किंग, या फिर आप कह लीजिए टैक्स टू किंग। एक शेयर वो राजा को देगा, ठीक है, और एक शेयर से वो क्या करेगा? सपोज जैसे समझना 50 लाख टैक्स आया, ठीक है, 50 लाख टैक्स आया, तो 50 लाख में से इसने 10 लाख अपने पास रख लिया, ठीक है, उसने 30 लाख राजा को दे दिया, और बचे हुए 10 लाख में से वो क्या करेगा? बचे हुए 10 लाख में से उसको क्या करना है? उसको क्या करना है? पहली चीज आर्मी मेंटेन करनी है, मेंटेन आर्मी, उनकी ट्रेनिंग करवानी है, घुड़सवार मेंटेन करने हैं, कैवेलरी घुड़सवार मेंटेन करने हैं, उनकी ट्रेनिंग करवानी है, और कंस्ट्रक्शन वर्क करवाने हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे रोड बनवा दी, टेंपल बनवा दिए, है ना, कैनाल्स बनवा दी, कुएं बनवा दिए, कैनाल का मतलब नहर, कुएं बनवा दी। बात समझे? तो ये कहलाया अमर नायका सिस्टम। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये जो लोकल मिलिट्री लीडर्स थे उनको नायकास कहा जाता था। विजयनगर के राजाओं ने क्या किया? उनको अपनी सर्विस पे रख लिया। उनको वो क्या करते? एक जमीन दान में दे देते, और क्या एक जमीन दान में, ऐसे एक जमीन उनको अलॉट कर देते, और उसको क्या बोला जाता था? उस जमीन को अमरम, अमरम लैंड कहा जाता था। अब हर अमरम लैंड का एक नायक, इस नायक को, या अब जब उसको अमरम लैंड मिल गई तो इस नायका को क्या बोला जा रहा है? अमर नायका। पहले तो वो सिर्फ नायका कहला रहा है, अब जब उसको अमरम लैंड मिल गई तो वो कहला रहा है अमर नायका, मतलब वो राज्य की सर्विस में है। अब इस अमर नायका को क्या करना है? उस लैंड की अपने एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है और वहां से टैक्स कलेक्ट करना है। अब वो जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसके 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा वो अपनी सैलरी के फॉर्म में रखेगा, एक हिस्सा वो राजा को देगा, और एक हिस्सा
उससे वो क्या करेगा, आर्मी मेंटेन करेगा, उनकी ट्रेनिंग करवाएगा और कंस्ट्रक्शन और वेलफेयर एक्टिविटीज करवाएगा। बात समझे? और इसी को बोला जाता था अमर नायका सिस्टम। बात सुनना, द अमर नायका सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, इसके सिस्टम जो थे वो इक्ता सिस्टम से मिलते जुलते थे। दिल्ली सल्तनत में ऐसा ही एक सिस्टम चलता था जिसको बोलते थे इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम में क्या होता था, बेसिकली एक इक्तेदार होता था, एक इक्तेदार होता था, सेम तो होता था कि एक जमीन उसको दे दी, उसको बोला आप वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, टैक्स कलेक्ट करिए और एक टैक्स का हिस्सा अपने पास रखिए, एक टैक्स का हिस्सा राजा को दे दीजिए। यहां पर क्या हो रहा है, सेम तरीके से सुनना। दी अमर नायकास, ये कौन होते थे, ये होते थे मिलिट्री कमांडर। उनको एक टेरिटरी दी जाती थी राजा के द्वारा, राजा के द्वारा उनको टेरिटरी दी जाती थी, उस टेरिटरी को क्या बोला जाता था, अमरम। ठीक है सर, उनको क्या करना होता था, उस टेरिटरी से टैक्स कलेक्ट करने होते थे और जो दूसरे ड्यूज होते थे, टैक्स होते थे, वो सब कलेक्ट करने होते थे पीजेंट से, क्राफ्ट पर्सन से, व्यापारियों से। अब एक पार्ट ऑफ रेवेन्यू वो पर्सनल यूज के लिए रखते थे, दूसरा एक आर्मी स्टिपुलेटेड कंटिजेंट, स्टिपुलेटेड मतलब जितना उनको कहा गया है, कंटिजेंट ग्रुप मतलब एक ऐसा समझो पूरा ग्रुप रखना है, किसका, हॉर्सेस का और एलिफेंट्स का, मतलब आर्मी मेंटेन करनी है। ये क्या थी, ये विजयनगर के राजा को आर्मी प्रोवाइड कराएगी जब भी जरूरत पड़ेगी। तो राजा अपनी खुद की आर्मी मेंटेन नहीं कर रहा, जब भी राजा को जरूरत है वो अमर नायकों को बोलेगा, वो अपनी आर्मी लेकर राजा की हेल्प करने आ जाएंगे। अब मेरी बात समझना, इसमें से कुछ रेवेन्यू जो है वो किस लिए यूज हो रहा है, टेम्पल्स के मेंटेनेंस में और इरिगेशन वर्क में, टेम्पल्स के मेंटेनेंस में और इरिगेशन के वर्क्स में। अमर नायका राजा को हर साल ट्रिब्यूट पे करते थे, कब, महानवमी के फेस्टिवल पे, आगे हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा महानवमी पे, याद है ना कि सारे अमर नायका आते थे और अपने साथ पूरे साल भर का टैक्स लाते थे, वो यहीं पर लेकर आएंगे। तो वो क्या करेंगे, राजा को एनुअली टैक्स पे करेंगे और पर्सनली जब भी उनके कोर्ट में जाएंगे उनके लिए गिफ्ट लेकर जाएंगे। अब कई बार क्या होता था कि अमर नायका विद्रोह कर देते थे, तो राजा ना क्या करता था, इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता रहता था ताकि ये लोग विद्रोह ना कर पाए या एक जगह पर रह के राजा के अगेंस्ट में गुटबाजी ना कर लें। लेकिन 17वीं सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ, ये अमर नायका बहुत स्ट्रांग हो गए, राजा इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, खासकर कृष्णदेव राय के रूल के बाद। और अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है कि यही अमर नायका कारण बने कृष्णदेव राय या विजयनगर एम्पायर के कोलैप्स में। अमर, ये अमर शब्द निकला है समर शब्द, संस्कृत शब्द समर से, जिसका मतलब होता है युद्ध या लड़ाई। ये पर्शियन शब्द आमिर से भी मिलता जुलता है, जिसका मतलब होता है हाई नोबल, और उसी से निकला है अमरम लैंड। बात समझ आई? दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? छोटी छोटी बेसिक बातें, आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे, ऐसा कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। व्हाट इज इक्ता सिस्टम? इक्ता सिस्टम बेसिकली दिल्ली सल्तनत में फॉलो होता था बच्चे। इक्ता सिस्टम के अंदर भी यही होता था कि बेसिकली एक जमीन मिनिस्टर को दे दी जाती थी और उसको बोला जाता था कि आपको इस एरिया का जुडिशरी देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है और यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है, और एक टैक्स का हिस्सा अपने पास रखना है, एक सुल्तान को देना है, और साथ में एक आर्मी भी मेंटेन करनी है। तो सेम वे में ये भी चलता था। आगे का टॉपिक अगली क्लास में। प्रीवियस चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अरे नहीं यार बच्चे, इजी है, बस उसको पढ़ो अच्छे से, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा, डोंट वरी, मैं रिकैप भी करवा दूंगा, निश्चिंत रहो। अमर नायका के टाइम कृष्णदेव राय थे, जी हाँ, इनफैक्ट कृष्णदेव राय ने ही माना जाता है अमर नायका सिस्टम स्टैब्लिश किया था। ठीक है बच्चे, दिल्ली सल्तनत हिंदू थे या मुस्लिम? मुस्लिम्स थे बच्चे। बोथ एम्पायर बिलोंग टू दिल्ली सल्तनत ओनली, क्या? नहीं बच्चे, इंडिपेंडेंट थे। डिफरेंस बिटवीन हम्पी एंड विजयनगर, ये दो अलग अलग शहरों के नाम थे। सर अब्दुल रज्जाक समरकंदी है या अब्दुल रज्जाक समरगंदी? नहीं, गंदी नहीं है बच्चे, समरकंदी, क्यू है वो, क्यू। सर हिम्पी और विजयनगर में क्या डिफरेंस है? ये दो अलग अलग शहर है। हमारा इस्लाम, हरिहर इस्लाम में कैसे कन्वर्ट हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक ने कन्वर्ट करवाया बच्चे। सर 12th सेंचुरी में सीमेंट का डिस्कवरी हो चुका था क्या, जो इस टाइप के टेम्पल बनते थे? ये सीमेंट से नहीं बनते थे, पत्थरों से बनाए जाते थे। मोहम्मद बिन तिगलक को क्यों कैप्चर किया गया? उसको कैप्चर नहीं किया गया, उसने हरियर और बुक्का को कैप्चर किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रायास? विजयनगर एम्पायर के राजा जो है राया टाइटल लेते थे। विजयनगर एम्पायर इज किंगडम एंड हम्पी इज कैपिटल।
विजयनगर बच्चे शहर का भी नाम था और उनके राज्य का भी नाम था, और कह सकते हैं आप हम्पी कैपिटल नहीं था, वो बेसिकली उनका सेक्रेड सेंटर था जहां पे सारे मंदिर थे। तो सर पति का मतलब भगवान, पति का मतलब भगवान, ये क्या बात है? तेनालीरामन वॉज इन कोर्ट ना, हाँ हाँ। अपोजी क्या है? अपोजी मतलब बहुत हाइट पे। अपोजी और पेरिजी सुना है ज्योग्राफी के अंदर? अपोजी पेरिजी, अपनी हाइट पे, पीक पर। सर इनके बेटे नहीं रूल करते थे, करते थे बच्चे, बट होता था ना, एक डायनेस्टी को हटा के दूसरी डायनेस्टी आ गई। व्हाट इज तुलुवा डायनेस्टी? एक डायनेस्टी का नाम है बच्चे, तुलुवा सुलुवा, ये उनकी डायनेस्टी के नाम थे। यस, थैंक यू भाई। सर राम राया यूज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यस। इंडस वैली सिविलाइजेशन लेकर सारा डायनेस्टी और उनके टाइम पीरियड का मैप दीजिएगा। मैप वर्क को याद कैसे रखें? मैं करवाऊंगा मैप वर्क, डोंट वरी। इन एंशिएंट टाइम, यस, बट ये थोड़ा सा अलग है। अरे पागल है वो लोग जो बोलते हैं ना कि कास्ट वास्ट मानते हैं। सर लोअर कास्ट अपर कास्ट कुछ नहीं होता है भाई, ये सब हम लोगों ने बनाया है अपनी मर्जी से। बहमनी के साथ? अरे बहमनी के साथ एज इन सभी के साथ नहीं, बीजापुर के साथ अच्छे रिलेशन थे उनके। सर इधर पढ़ते हैं उधर भूल जाते हैं, क्या करें? रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरी जान। वैष्णवी सर मैं पीडब्ल्यू का बैच किसी और फोन में लॉग इन कर लेती हूँ कभी कभी, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। शशि भूषण सर आप मेरा मैसेज एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, सॉरी भाई मैंने देखा नहीं होगा। सन इन लॉ या ब्रदर इन लॉ? देख लेना एक बार, ब्रदर इन लॉ है कि सन इन लॉ है। व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ कृष्णदेव राया? कॉलिन मैकेजी इन हम्पी, थैंक यू सर। अरे भाई देखो भाई, कास्ट सिस्टम को जो लोग मानते हैं ना वो पागल हैं। आर्ट एंड कल्चर भी इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई सब पढ़ना जरूरी है। सर वाई दे मेक ह्यूज, ये बताएंगे अंबिका, मैं इसके बारे में बात करूंगा, डोंट वरी। सर एससी होना गलत है? अरे नहीं भाई, कोई गलती नहीं है उसमें। और जो लोग ऐसा बोले ना, अगर मजाक उड़ाए ना, तो उनको बोल देना कि भाई हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17, दैट इज अनटचेबिलिटी या फिर कास्ट सिस्टम को फॉलो करना। एंड उसके चलते आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर केस भी कर सकते हैं लीगली, अगर वो किसी भी प्रकार से आपकी धर्म या जाति का मजाक उड़ा रहा है तो। ठीक है, तो डोंट माइंड इट। वो अनपढ़ लोग हैं जिनको ये सब चीजें समझ नहीं आती हैं। पढ़े लिखे लोगों को पता है कि जाति वाति कुछ नहीं होती है, मैंने तुमको खुद ही पढ़ाया है। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू वेरी मच पीपल, आई होप मजा आया होगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सर कैन वी से नायका एज, हाँ हाँ दीपिका पादुकोण के फादर टाइप ही, चेन्नई एक्सप्रेस वाले, यस। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किताब पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास के अंदर, मुस्कुराते रहिए और ख्याल रखिए अपना, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर पीपल।